शिवानंद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने म्यूट करके रखा था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शैलेश सर को, और उन्होंने बहुत ढंग से अपना पक्ष एक बार पुनः रखा है पूरे मुस्तैदी के साथ में और पूरे तथ्यात्मक तरीके से। और इस बीच हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हैं, जो पहले भी उनसे हमारी चर्चा हुई थी जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो उन्होंने इसके विषय में बताया था। तो वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? आप शैलेश सर की आपने बातें सुनी हैं और आपके अपने विचार हैं, इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं कि बीपीडीपी बिल 2022 और आरडीआई एक्ट का सेक्शन 81J में जो मॉडिफिकेशंस का ये चल रहा है इनका, तो आपको इसमें, आप इसमें अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? एक बार पुनः थोड़ा शॉर्ट में यदि आप रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं इसमें जो है श्री शैलेश गांधी साहब के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो जस्टिस पुत्ता स्वामी जजमेंट है 2017 का, उसमें इसको संविधान के अनुच्छेद 19 नहीं बल्कि इसको 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को माना गया है। और 21 जो है उसमें राइट टू लिव एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये चीज है। तो 21 में जो सुप्रीम कोर्ट के टाइम टू टाइम जो जजमेंट है, उसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी में उन्होंने प्राइवेसी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और इस मामले में बहुत सारे जजमेंट पिछले 5 साल में आए हैं। तो इसमें हमको संविधान के अनुच्छेद 19 के बजाय संविधान का अनुच्छेद 21 देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये जो कानून है, जैसा कि आपने भी इसमें बताया कि अवेयरनेस लोगों में बहुत ही कम है। 5-10% से ज्यादा लोग इस प्राइवेसी के बारे में अवेयर ही नहीं है और तरह तरह की चीजें इंटरनेट पर पोस्ट करते रहते हैं। और सरकार का भी इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो सरकार को विदेशी कंपनियों पर कोई अधिकारिता दे। अब इसमें जो अधिकतर कंपनियां विदेशी है और विदेश में प्रोसेसिंग करती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जूम मीटिंग और ये कई चीजें, और ये हमारा जो डेटा जाते रहता है। आपने ये भी बताया कि जो है इसमें कई लोग खुद ही अपने ये डेटा वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो इन सभी जनता को इसमें डाटा प्रिंसिपल कहा गया है। और ये जो संख्या है, ये लगभग 76 करोड़ अभी एस्टिमेट की गई है, और ये बढ़कर 120 करोड़ डाटा यूजर्स होने का अनुमान है जो डाटा प्रिंसिपल माने जाएंगे। तो इसमें आरटीआई और ऑनलाइन आरटीआई, क्योंकि इसमें भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है, और उनको आरटीआई के दायरे में लाना, मतलब ये जितने भी डाटा फिड्यूशियरी है और जो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी है, जो बड़े पैमाने पर डाटा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, और इसको ऑनलाइन भी करना ताकि इंस्टेंटली वो डेटा अवेलेबल हो जाए। और ये जो लंबी 6 महीने, वैसे भी 81J में जो प्रक्रिया है ये काफी जटिल प्रक्रिया है, और इसमें मिनिमम 6 महीना लग जाता है, क्योंकि पहले 10 दिन में नोटिस देना है 11/1 में, उसके बाद फिर पीआईओ एक निर्णय जारी करता है, निर्णय के बाद उसको 19/2 में फर्स्ट अपील का टाइम देना पड़ता है, उसका सेकंड अपील का टाइम 19/4 में देगा। और इस तरह से लगभग उसमें 6 महीने अभी व्यतीत हो जाते हैं। जब ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी तो इसमें इंस्टेंटली हर व्यक्ति को, हाँ, केवल अपने से संबंधित, दूसरों से संबंधित नहीं, जो उन्होंने पोस्ट किया है खुद, वो डेटा के लिए इसमें ये प्रक्रिया है। और इसलिए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का जो ऑफिस है वो भी पूरी तरह से डिजिटल ऑफिस रहेगा, वो इसमें दिया गया है। दूसरी बात ये कि जो अवेयरनेस की बात है कि जैसे ये आपने भी कहा कि कुछ लोग खुद ही अपना डेटा पोस्ट करते रहते हैं और इसके बारे में लोग कंसर्न नहीं होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपना और अपने फैमिली मेंबर की प्राइवेसी जरूर चाहता है। जैसे बच्चों का डेटा है, अब जैसे आपकी फोटो मांगी जाए तो आप बोल सकते हैं कि भाई मेरी लाइफ ट्रांसपेरेंट है, मेरी फोटो मैं देता हूँ। कोई अब आपके वाइफ की या आपकी बहन बेटी की फोटो मांगता है तो पहले आप सर्कमस्पेक्ट हो जाएंगे, आप देखेंगे ये क्यों मांग रहा है, इस फोटो का क्या करेगा, किस पर्पस के लिए कर रहा है, क्या ये लॉफुल पर्पस के लिए है या क्या अनलॉफुल पर्पस के लिए है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो बच्चों के फोटो पोस्ट किए जाते हैं, इसमें मैक्सिमम जो फोटो होते होते हैं छोटे बच्चों के, वो डेटा जो बच्चों को किडनैप करने वाले जो गैंग्स होते हैं, ये सीबीआई की रिपोर्ट में आ चुका है, ये इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आईटी एक्ट में इसलिए भी प्रावधान किए गए हैं कि इस डेटा को जो ऑनलाइन है इसको ये किया जाए। तो क्रिमिनल लॉ के दायरे में तो इसको लाया है, लेकिन सिविल या जो लोग खुद होके जो पोस्ट करते हैं, इतने सारे लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसमें जो कंपनी है इनका इन पर भारत सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी वो मानते नहीं थे, क्योंकि प्रोसेसिंग वो लोग विदेश में करते हैं। कई लोग अपने सीईओ भी अपॉइंट नहीं करते हैं। इसमें कोई ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म भी इसमें नहीं था, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे इस लॉ को कोई प्रोटेक्ट भी नहीं करता था। अभी एक अमिताभ बच्चन का एक केस है कि जिसमें अमिताभ बच्चन के नाम से लोग क्राइम कर रहे थे, और एक वॉइस मैसेज आता था, और वॉइस मैसेज आके फिर वो अकाउंट खाली कर देते थे उसका, कि आपको इनाम मिलने वाला है ये वो करके। और लोग चूंकि अमिताभ बच्चन को मानते हैं, सभी जानते हैं, आवाज भी सभी पहचानते हैं, और अमिताभ बच्चन के नाम पे लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिया था।
तो इसलिए अमिताभ बच्चन को अपने पैसे खर्च करके हाई कोर्ट में जाना पड़ा और अपने आवाज पर रोक लगानी पड़ी कि लोग मेरी परमिशन के बिना मेरा जो आवाज है इसको क्राइम करने के लिए, कौन बनेगा करोड़पति लाइव के नाम से क्राइम करने के लिए इसको गलत इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से उनको भी अपने राइट टू प्राइवेसी के लिए इसमें कोड खराब ना करे या उनके नाम से क्राइम करना शुरू ना कर दे, जो काफी बड़े पैमाने पर एक रैकेट केबीसी लाइव नाम से शुरू हो गया था। तो इस तरह से ये जो राइट है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इसमें किसी और इसमें जो खास करके लैंग्वेज की ड्राफ्टिंग यदि आप देखेंगे तो पहली बार ये कानून ऐसा बना है कि जिसमें जनरल ये जो ये है इसका जो इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें पहली बार एक ड्राफ्टिंग ऐसा हुआ है कि जिसमें पूरा फेमिनाइन डिग्री यूज किया गया है, कि जिसमें जैसे कि 1897 के कानून में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है वो ये है कि ही इंक्लूड्स शी, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पहली बार एक कानून ऐसा आया है 1897 के बाद कि जिसमें शी के बारे में कहा है। जैसे मैंने बताया कि आपकी फोटो के लिए हो सकता है आपका ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन जब आपके घर वालों की फोटो है, फैमिली मेंबर्स की फोटो है, हम ये सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में है, आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें जो होती है उनके सर्वर पर होती है और उस सर्वर पर उस डेटा का वो क्या यूज करते हैं, क्या मिसयूज करते हैं, क्या वो पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। केवल आईटी एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस को रोकने के लिए प्रावधान बने हुए हैं। अब ये आईटीआई पब्लिक को मिल जाने से, क्योंकि इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन का एक सेपरेट सेक्शन भी दिया गया है, तो ये मिल जाने से हर व्यक्ति अब उसके बारे में किसी भी वेबसाइट पर जो सूचना है, वो सूचना क्या-क्या है, किस तरीके से कलेक्ट की जा रही है, कितने टाइम तक वो रखी जाएँगी, ये सब चीज़ों के बारे में वो उस कंसर्न्ड वेबसाइट से या जो-जो कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक का डेटा, उनसे अपने अपने फैमिली मेंबर्स का डेटा, क्योंकि बच्चों के डेटा के बारे में पेरेंट को इसमें ये कहा गया है कि पेरेंट की कंसेंट होनी ज़रूरी है। कंसेंट पर भी पूरा एक सेक्शन इसमें है। तो इस तरह से ये इसमें दिया गया है। तो ये प्रावधान हो जाने से मुझे लगता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये भी सब आरटीआई के दायरे में आ जाएँगे और ये प्रक्रिया जो है, इसमें ये जो अभी आरटीआई में प्रक्रिया है, जो लगभग 6 महीने की टाइम इसमें लग जाता है, कि जिसमें सेक्शन 11, सेक्शन 19(2), 19(4) ये सब जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके बजाय ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएँगी और ये ऑनलाइन हो जाए केवल डिजिटल डेटा के बारे में ये लागू होता है। तो ये जो ऑफ़िस में हार्ड कॉपी जो डेटा पड़ा हुआ है, उसको ये उस तरह से अफ़ेक्ट नहीं करता है। और इसमें जो ये दिया गया है, अलग-अलग प्रावधान दिए गए हैं कि अथॉरिटी के जो पावर्स है, पेनल्टी है, तो इसमें लगभग 250 करोड़ तक का इसमें प्रोविज़न है, जो पहले नहीं था। साथ में इसमें ये भी प्रावधान है कि ये जो प्रावधान है, ये अतिरिक्त है। मतलब दिस लॉ इज़ इन एडिशन टू एंड नॉट इन सुपरसेशन ऑफ एनी अदर लॉ। तो इसमें ये प्रावधान होने की वजह से जो आईटी एक्ट में पेनल्टी लगती है वो तो लगती है। उसके अलावा जो फाइन है आईटी एक्ट में या जो इम्प्रिजनमेंट है, उसके अलावा जो पर्सनल डेटा का जो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी के लिए जो प्रावधान है, तो इसमें पेनल्टी भी होंगी जो काफ़ी ज़्यादा है। जो पहले केवल 5 करोड़ तक का था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, उसको बढ़ाकर यहाँ पे मैक्सिमम 250 करोड़ तक का दिया गया है और नोटिफ़िकेशन से सरकार इसको बढ़ाकर 500 करोड़ तक का भी कर सकती है, क्योंकि ये इंडियन पब्लिक जो है यही सबसे ज़्यादा इनका डेटा होता है और सभी देशों में जीडीपीआर काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून माना जाता है यूरोप का। सभी इंटरनेशनल लॉ में इस तरह के कानून है। सिर्फ और भारत के जो यूज़र्स है ये लगभग 40-50% है। किसी भी वेबसाइट पर आप देखिए, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अधिकतर लोगों को इसका होश ही नहीं है कि उनका डेटा जो है वो कहाँ जा रहा है। वो सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में है, लेकिन इसका जो ट्रैकिंग वगैरह जो होता है, किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, ये प्रोसेसिंग वगैरह सब कंपनियों को बताना एक कंपल्सरी हो जाएगा और उसमें जो जिससे डेटा ले रहे हैं, उनको भी वो सभी के नाम बताना ज़रूरी हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कहाँ वो बैकअप ले रहे हैं, कहाँ उसका कितने टाइम तक वो डेटा रखा जाएगा, वो जो पर्पज़ है वो लॉफुल है या नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उनको पब्लिक को देना इसमें आवश्यक हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक ऑनलाइन आरटीआई का नया वर्ज़न हम मान सकते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। थैंक यू। भाई साहब, मैंने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होना चाहिए ऐसा कहा ही नहीं है। खुद का डेटा अपने आप कंट्रोल कर सकना चाहिए, उसके बारे में मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति है सूचना के अधिकार के 81J पे अमेंडमेंट करने की। और ये समझ लीजिए, आपने प्राइवेसी पे बहुत भाषण दे दिया। ये जो अमेंडमेंट कह रहे हैं उसमें प्राइवेसी का कोई बात जिक्र ही नहीं है। इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट, खत्म। पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट है नहीं है कुछ देखने का नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है या नहीं,
सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है वो नहीं देनी है। प्राइवेसी का कोई जिक्र नहीं है ये अमेंडमेंट के तहत। तो अगर ये अमेंडमेंट आ गया तो हाँ, आपका अगर ये कहना है कि नहीं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही होना चाहिए, आरटीआई एक्ट बंद कर दो, ठीक है, ये अमेंडमेंट से आरटीआई एक्ट बंद हो जाएगा। मुझे ये कहिए कहाँ पे इसमें जो प्रपोज अमेंडमेंट में है सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, प्राइवेसी की बात ही नहीं आई, पार्लियामेंट की बात ही नहीं आई। पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको भी बोल सकते हैं, मना करेंगे। और पर्सनल इंफॉर्मेशन कंपनी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो मानते हैं डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ऑब्जेक्शन है 81J को अमेंड करने पे। ऑब्जेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे मैंने स्टडी भी नहीं किया है इतना, मगर मैं कुछ उसमें अच्छी चीजें भी देखता हूँ और मैंने उस टॉपिक पे स्टडी नहीं किया है। मगर 81J अमेंड ना करें इतनी ही विनती है। इस पे आपने जोर नहीं दिया, आपने प्राइवेसी का जिक्र ही नहीं है इसमें। सिर्फ व्यक्तिगत होने से सूचना नहीं देनी है, यही एक जिक्र है। जी सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आपके कंसर्न भी मैं समझ रहा हूँ। इसमें 2003 बिल आए हैं, एक 2018 का बिल है, एक 2019 नहीं, का बिल अभी है अभी और आज के बिल की 2022 का बात बिल करें है। ना वीरेंद्र जी, पहले वही के मैं बिल बता को रहा छोड़ हूँ दीजिए कि इसमें ये जो सडनली ये चीज आ गई है, ये पहले 2019 के बिल में आरटीआई एक्ट का कोई भी मेंशन नहीं था हाँ और तो उसमें नहीं, ये तो अमेंडमेंट भी नहीं हम था। इतना ही कह रहे हैं कि वो मेंशन निकाल देना चाहिए, हम और कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर जो अभी आपको लगता 2018 है कि का, वो मेंशन रखना चाहिए तो बताइए। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि 2018 में जो अमेंडमेंट था वो भी हमको इसमें पढ़ना चाहिए कि क्या था। इसको स्कोप जो है 81J का स्कोप, वो इसमें दूसरे तरीके से अमेंड करने का प्रपोजल था 2018 के बिल में। ये 112 सेक्शन का था और सेक्शन 112 में उसमें ये था, मैं उसको पढ़ता हूँ अमेंडमेंट को। इन प्लेस ऑफ द करंट भाई क्लॉज साहब, जे, आज के जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें आज क्या परिस्थिति है ये बताइए। इतिहास तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे मैं इसका। इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 17 दिसंबर के पहले आपको क्या लिखना चाहिए गवर्नमेंट 2018 में था, वो यदि हम समझेंगे, क्योंकि हमको ड्राफ्टिंग में उनकी मदद करनी है, जो ये बताया गया है कि इस एक्ट को किस तरह से करना है, क्योंकि इसमें इसलिए वो पढ़ के बता देता हूं मैं, उसको आप 2 मिनट में सुन लीजिए। इन प्लेस ऑफ द करंट लॉ, ये 2018 का प्रपोज था, क्योंकि हम यदि संशोधन करते हैं, देखिए एक्ट ना लाया जाए ये एक अलग चीज है, सेक्शन 30 ड्रॉप कर दिया जाए ये अलग चीज है, या 32, क्योंकि ये सब सेक्शन 1 जो है वो आईटी एक्ट से संबंधित है। इसमें जो प्रपोजल था 2018 के अमेंडमेंट में वो ये था, in place of current clause J of subsection 1 of section 8 of the right to information act 2005, the following clause J of subsection 1 of section 8 shall be substituted, namely information which relates to personal data which is likely to cause harm to a data, ये 2022 बिल में डाटा प्रिंसिपल वर्ड भी डिफाइंड है, वेयर such harm outweighs the public interest in accessing such information, having due regard to the common good of promoting transparency and accountability in the functioning of the public authority. इसके बाद फिर 2 प्रोविजो है और एक एक्सप्लेनेशन है। Provided disclosure of information under this law shall be notwithstanding anything contained in the Personal Data Protection Act 2018। मतलब है कि आरटीआई एक्ट को पीडीपी बिल 2018 के ऊपर वरीयता दी गई थी 2018 वाले बिल में। फिर लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person। मतलब ये जो अभी प्रोविजो है, इस प्रोविजो को भी 2018 में के बिल में रखा गया था, जो अभी ड्रॉप करने का प्रपोजल है। और फिर एक्सप्लेनेशन ये है कि for the purpose of this section the terms personal data, data principle and harm shall have the meaning assigned to these terms in the Personal Data Protection Act 2018। तो मुझे जो मेरा व्यू है, जहां तक आरटीआई का कंसर्न है, कि 2018 में जो ड्राफ्टिंग था वो ज्यादा सही और बेहतर था एज कंपेयर टू दिस ड्राफ्टिंग ऑफ 2022। थैंक यू। शैलेश सर, इस विषय पर आगे कुछ जोड़ना चाहेंगे? मेरे ख्याल से देवेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, आई थिंक सर आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपके समझ रहा हूँ बाद कबूल कर रहे हैं कि 81J का अमेंडमेंट जो सजेस्ट किया है वो गलत है, ऐसा मैं समझा हूँ वीरेंद्र जी की बात से। यस, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि जो 2018 में इस तरह का बिल प्रपोजल मतलब उल्टा अमेंडमेंट था, मगर आरटीआई एक्ट को छेड़े क्यों? आरटीआई एक्ट को क्यों छेड़ा जाए? 2019 में तो नहीं छेड़ा था, 2022 में सडनली अचानक ये प्रपोजल आ गया। हाँ, तो बस उसी को विरोध करने की बात कर रहे हैं। और 17 साल के अंदर ऐसा कोई नुकसान किसी को बड़ा हो गया हो, देश को बड़ा नुकसान हो गया, ऐसी बात नहीं आती। तो आरटीआई एक्ट जो अच्छी तरह चल रहा है,
हालांकि जो आप 6 महीने की प्रक्रिया कह रहे हैं वो गलत है, वो कानून के खिलाफ है। ये 6 महीने की प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, ये अपने कमीशन की नाकामी भी है। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में कहा है। नहीं, वो ये तो सुप्रीम पिछले कोर्ट 10 साल के पिछले 10 साल के कई जजमेंट है, वो सब जजमेंट भी मैं गिना सकता हूँ किस किस जजमेंट में क्या क्या कहा है, और जो पूरी प्रक्रिया है वो भी मैं विस्तार से पूरा अरे डिस्क्राइब वो कर सकता सुप्रीम कोर्ट के क्यों कानून क्या कहता है? मेरे हिसाब से तो आरटीआई का कानून ठक्कर जो है वो साहब। बहुत ही बेहतर है, इसको छेड़खानी ना करें, इतनी विनम्र है। शिवानंद भाई अगर अनुमति हो, गांधी सर अगर अनुमति देंगे तो मैं कुछ बातों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हाँ थोड़ा सा बताइए। समय लगेगा लेकिन जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र अगर जी, फोरम आज का सबके इस विषय पर विचार ही सुनने के लिए रखे गए हैं, प्लीज। जी, तो मैं एक छोटा सा मतलब एक बार इस एक्ट का प्रेजेंटेशन भी सामने खोलना चाहता हूँ, अनुमति दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो मैंने हफ्ता भर में मेहनत की है इसमें, इस हफ्ता भर के मेहनत से जो मैंने अपने साथियों के जरिए से या जो भी चीजों को समझा, और जितनी भी मेरी समझ है और जितनी मुझे समझ में आई बातों को मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं। देखिए, सबसे पहली जो एक बात है जो समझने की सबसे जो जरूरी बात है, वो एक बात तो है कि जो गांधी सर जो इशू उठा रहे हैं, जो हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ा इशू है कि जो सूचना के अधिकार को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो तो एक मस्ट इशू है ही। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो आप लोगों को समझने की बात है, सभी साथियों को समझना चाहिए कि ये जो एक्ट आ रहा है ना, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, या एक्ट के रूप में जो अभी आएगा, तो ये जो है हमारे जीवन के जीने का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। आप इसको एक सरल सा या साधारण सा कानून मत समझिए। सूचना के अधिकार को डैमेज करना ये तो बहुत गंदी चीज है, इसका तो हम सख्त विरोध करते हैं। लेकिन इस कानून को इसलिए भी सभी साथियों को जानना जरूरी है, एक एज ए वुमन एज ए सिटीजन भी जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये पूरे तरह हमारे जीने का तरीका बदल देगा। जिस तरीके से डिजिटल क्रांति आई है, जिस तरीके से मोदी जी खुद डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इस तरीके को प्रमोट करते हुए आज सत्ता पे बैठे हुए हैं, या कोई भी सरकार इस तरीके की बात कर रही है कि टेक्नोलॉजी, जब कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी जी थे, तब भी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की बात हो रही थी। मोदी जी आए तो वो भी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की बात कर रहे थे। जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी। अब मुद्दे की बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब आईटी एक्ट 2000 हमारे पास था, सारे तरीके के साइबर क्राइम रोकने के लिए जितने भी एक्ट है आईपीसी से अलग करते हुए एक पूरा का पूरा कानून बनाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। उसके बाद इस तरीके की कानून की जरूरत क्यों महसूस करने लगी, इस बात को भी समझना पड़ेगा, और इस कानून के अंदर क्या छुपा हुआ है राज की बातों को उनको भी समझना पड़ेगा। मैं सभी साथियों से और विशेषकर गांधी जी से सविनय निवेदन करता हूं कि सर, जिस तरीके से हमको 81J का विरोध करना है ना, इसके अंदर में कुछ ऐसे भी सेक्शन है जिनका विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पूरे सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए काफी होंगे, पर्याप्त होंगे। तो मैं थोड़ी सी इसमें बात बता दूं, इसमें 3 हिस्से हैं जो हमको समझना है। एक हिस्सा जो नेता, अधिकारी, मंत्री बोल रहे हैं, दूसरा ये जो बिल बोल रहा है, तीसरा ये जो हमारे हिस्से में रूमर बना हुआ है। इन तीनों बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे, छोटे छोटे से 5-5 मिनट में तीनों चीजों को हम समझ सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोल लो, न्यूज चैनल को खोल लो, किसी भी तरीके के मीडिया में या विकिपीडिया में, गूगल में चले जाओ, तो इस एक्ट को इस तरीके से बस बताया जा रहा है कि हम लोग जो है साइबर क्राइम में टॉप 4 में है वर्ल्ड वाइड। हमारा नंबर चौथा आता है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और उसके बाद भारत। हम लोग जो है सबसे ज्यादा डाटा जनरेशन करते हैं, ये टॉप 3 में है हम लोग डाटा जनरेशन के नाम से। जबकि इसी बात को ध्यान पे रखते हुए सरकार 2017-18 से ये बोल रही है कि हम जो है डाटा लोकलाइजेशन की बात कर रही है। डाटा लोकलाइजेशन क्या है? डाटा लोकलाइजेशन ये है कि भाई ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जो ये जो सिग्निफिकेंट डाटा प्रोड्यूसरी है, मतलब जो सबसे ज्यादा डाटा जिनके पास रहता है, ये सारी कंपनियों के डाटा के जो डाटा बेस होंगे, जो डाटा सेंटर्स होंगे, वो इंडिया के अंदर। और डाटा बेस सेंटर में इंडिया की स्थिति क्या है? टॉप 10 में भी नहीं आता है, वो बाहर है। टॉप 10 में क्या है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, कनाडा है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान है, लेकिन इंडिया नहीं है। इसके अलावा भी जो है डाटा के स्टोरेज बेस सेंटर के अलावा भी एक इशूज है MWA का। ये जो दोनों जो टेक्निकल सिस्टम्स हैं, ये दोनों जो टेक्निकल सिस्टम है, डाटा हमारे पास नहीं है। और सरकार आज से पहले 2022 के बिल से पहले ये दावा कर रही थी कि हमारे देश का एक भी डाटा
हम बाहर जाने नहीं देंगे, हम बाहर किसी के कंट्रोल में नहीं रखने देंगे, ये सारा डाटा जो है हमारे पास रहेगा। और अब जो है चुनाव को पास आता देखकर और अपने मिशन में फेल होता देखकर सरकार क्या बोल रही है, अब हम मित्र देशों के साथ भी वो डाटा शेयर करने को तैयार है। मित्र देशों में भी अगर वो डाटा रखा हुआ है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और क्या बोल रही है कि हम अप टू 250 करोड़ या उसको बढ़ाने की अगर ताकत हो उस अधिकारी के पास, नोटिफिकेशन लाकर उसको वो 500 करोड़ तक कर सकता है स्पेशल केस में, जहां पर एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि वो इंटेंशनली डाटा को कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो 500 करोड़ तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये 500 करोड़ अप टू है, हो सकता है वो 5 रुपए में भी सौदा कर ले। ठीक है, तो ये चीज क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये कि जो मित्र देश की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा जो डाटा सेंटर है वो अमेरिका है, जहां पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, मेटा, व्हाट्सएप, इनका सबसे ज्यादा डेटाबेस अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। इन जगह में होने के बाद भी देखिए, इन जगह में होने के बाद भी अगर ये मित्र देशी है हमारे, तो माल्या और कई जैसे लोग जो हैं भाग गए हैं और हमको वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं, हमारे लॉ के हिसाब से हम उनको छोड़ेंगे। मतलब आप इंडिया के अंदर में बैठ के कोई भी लॉ बना लीजिए, आप कोई भी पेनल्टीज लगा लीजिए, कोई भी दावा कर लीजिए डाटा का, आपका डेटा कहीं से भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के जो दावे हैं इस एक्ट के अंदर में, वो सारे दावे बेबुनियादी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करती है कि वो किसी व्यक्ति के पर्सनल डाटा का प्रोटेक्शन कर पा रही है। तो जब वो पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन ही नहीं कर पा रही है, तो वो किस डाटा के लिए बिल ला रही है, ये समझने की बात है। ये बात अलग है कि हमारे पास कुछ कानूनों में कमी थी, उन कानूनों में कुछ चीजों की जरूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी व्यापक जरूरत नहीं थी जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि साइबर क्राइम में क्या आता है, साइबर क्राइम में आता है कि आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, आपके डाटा का मिस यूज हो रहा है, आपके डाटा में या आपके फोटोज में किसी और का फोटो लगा के उसको मिस करेक्ट करके उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके अंदर में से कोई ट्रेडिंग की जा रही है आपके डाटा को यूज करके, उसके अंदर में से कोई बिजनेस इंटरेस्ट के लिए कुछ जो है इंक्वायरीज जो है एनालिसिस करके कोई एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जा रही है और उसके जरिए से बिजनेस और धंधे किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर में इंटेंशन, इसमें लॉफुल पर्पस को भी इसमें ऐड किया, लेकिन लॉफुल पर्पस जो है इसमें प्रॉपर डिफाइन नहीं किया। इस एक्ट में इतनी खामी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 81J का विरोध, मेरा अपना एक जो इसमें पर्सनल व्यू है, मैं इतने चर्चा में अभी लगातार लगा हुआ हूँ, तो इस चर्चा से एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सिर्फ अगर हम 81J का विरोध करने के लिए इस एक्ट के साथ में हम जा रहे हैं, तो सरकार इस कानून को लाएगी ही लाएगी। अगर इस कानून को पास होने से रोकना है, इसको अमेंड होने से रोकना या मतलब लागू होने से रोकना है, इनएक्टमेंट होने से रोकना है, तो इस पूरे के पूरे कानून में जितनी भी खामियां हैं, उन सारी खामियों के साथ हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि उन सारी खामियों को जब हम बात करना चालू करेंगे, तब सरकार जो है वास्तविकता में गंभीरता से लेगी और ये कुछ दिनों के लिए इसको टाला भी जाएगा। क्योंकि जितना हमारे पास शॉर्ट टर्म है, उतने शॉर्ट टर्म में तो हम इस डाटा के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस तक नहीं फैला पाएंगे कि सरकार की इसके अंदर में छुपी हुई मंशा क्या है और सरकार किस तरीके की चीजें हमारे साथ करने वाली है। एक बात मैं थोड़ी सी प्राइवेसी पर भी एक बात बोलना चाहता हूँ। प्राइवेसी के अंदर में देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आपका घर है, मान लीजिए एक घर है और उस घर के दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुले हैं और वो घर या तो कांच का बना हुआ है जिसमें से आर पार साफ दिखता है। अब आप उसके अंदर में चड्डी बनियान में घूम रहे है ना, तो आपने कोई प्राइवेसी नहीं की है। आप प्राइवेसी की पहली कंडीशन क्या है कि आप खुद जो है अपने बीच में ऐसी एलोनिटी और ऐसी विवेकता क्रिएट करें कि आप चीजों को कॉन्फिडेंशियल खुद करें। अगर आप उस चीज को दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं तो उसको कभी भी प्राइवेसी नहीं बोली जा सकती, क्योंकि आपका पर्सनल होम हो सकता है, पर्सनल रूम हो सकता है, पर्सनल कार हो सकता है, पर्सनल एलॉन हो सकता है, सब कुछ आपका पर्सनल है। आपका नाम का जो बैनर भी लगा है वो भी पर्सनल है। लेकिन आप अगर खुद कांच के घर में रह रहे हैं, अपना घर खुद पारदर्शी बनाया हुआ है और दरवाजे खिड़की खोलकर आप अपना वो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, तो वो प्राइवेसी नहीं है। आज फेसबुक वगैरह जो है या कोई भी एप्स है, वो आप किसी भी एप्स को जब आप वो करते हैं तो आपसे परमिशन लेता है, हम ही परमिशन देते हैं, वही कंसेंट, उसके अलावा कोई कंसेंट नहीं है। अभी हमको क्या कोई कंपनी बताएगी कि हमने क्या डेटा हमसे लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, उसके क्या उपयोग करेंगे? कहीं पर भी इन चीजों की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉपर मेंटेन नहीं की गई है। एक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। फेसबुक के अंदर में भी जब आप कोई डाटा शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें बोले कि मेरे को तो ये डाटा पर्सनल पे रखना है,
तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख पाएंगे, जो आपके साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं। और जब आप पब्लिक या न्यूज फीड में ले जाते हैं तभी वो सारी पब्लिक, आम पब्लिक देख पाती है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम उस चीज को कैसे अपने उसमें प्राइवेसी पे रखना चाहते हैं। अगर हमने खुद ही उस चीज को पब्लिक पे रख दिया, तो जब पब्लिक पे रख दिया जाए, फेसबुक में आपके कोई नाम को सर्च कर रहा है और सर्च करके वो जाके देख रहा है, तो आपने अपनी खुद ही उस चीज को फिड्यूसरी या उसके अंदर में नहीं लाया कि उसको कोई आप गोपनीयता के लिए कल को क्लेम कर पाए। इसके अंदर में जो कई सारी चीजें हैं समझने के लिए, कि आज आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, आपके मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं, आपके आईडीज हो रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, सब आपसे लिए जा रहे हैं। आप बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक में, तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। मोबाइल का सिम खरीदने जा रहे हैं, सिम लेने जा रहे हैं, तो आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो एजुकेशन के लिए आपके जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, सारी चीजें ली जा रही हैं। आप नौकरी में जा रहे हैं तो आपकी जाति देखी जा रही है, आरक्षण के हिस्से आपके तय किए जा रहे हैं, आपकी पहचान दर्ज की जा रही है। हॉस्पिटल में अगर आप कोई एक्सीडेंट के केस में जा रहे हैं तो भी सबसे पहले आपकी पहचान दर्ज की जा रही है, सारी चीजें आपके डाटा लिए जा रहे हैं, आपके ब्लड कलेक्शन वगैरह सारी चीजों के डिटेल्स लिए जा रहे हैं। तो ये भी जो है एक फिड्यूसरी के अंदर में आएंगे। और अभी गत कुछ दिनों पहले में एम्स के 4 करोड़ मरीजों के डाटा एम्स के हैकिंग हुए हैं। बहुत बड़ी खबर डाटा है आपका पर्सनल, है ना। और ये 4 करोड़ मरीजों के जो डाटा हैक्स हुए हैं, इसके लिए जो साइबर जो टीम जो जांच कर रही है, वो ये बोल रही है कि ये जो स्पैम में डाटा है उसके तरफ से किसी तरीके की कोई मतलब कोई पैसे भी नहीं मांगे गए हैं उस डाटा की चोरी करने के लिए, किसी तरीके की कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं की गई है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी देश ने या देश के जुड़े हुए संस्थानों ने इस डाटा को हैक किया। तो अब आप ये जान भी जाए कि किसी देश के डाटा को हैक किया है, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? आपके पास ऐसा कौन सा पावर है जो आप जिस पावर के बेस में इस कानून के जरिए से आप कोई सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ इस कानून के जरिए से आप जो है अपनी खामियों को, एक्चुअली सरकार की जो मंशा है, जो खास तौर पे जो रिपोर्ट्स है, जो 30 लोगों की मेंबर की रिपोर्ट बनी थी राज्यसभा और लोकसभा की, जब 2019 में बिल पास हुआ था, तो एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने 7 पॉइंट पर रिकमेंडेशंस दिया था। और इस रिकमेंडेशन के सेकंड पॉइंट पर जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन था, वो सरकार के द्वारा एक मंशा थी जो सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की मंशा दिखाई दे रही थी। क्योंकि इससे पहले जब कानून आ रहा था तब एक बात हो रही थी कि भाई अब फेसबुक है, फेसबुक में आपने कोई व्यक्ति ने कोई पोस्ट किया, हो सकता है राष्ट्र विरोधी हो, किसी भी तरीके के नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट हो, तो उस कंडीशन में फेसबुक को एक इंटरमीडिएटर की तरीके से देखा जा रहा था। इंटरमीडिएटर क्या, कि मैंने अपनी मर्जी से डाला और देखने वाले लोगों ने अपनी मर्जी से देखा, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएटर का रोल अपना रहा था। लेकिन सरकार ने बोला कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा एल्गोरिथम लगाइए जिसके अंदर में राजद्रोह के मामलों से कोई भी चीजें हो तो आप उसको फिल्टर कर सके, उसको रोक सके, डिलीट कर सके, हटा सके पोस्ट को, और उन लोगों को ब्लॉक किया जा सके, ऐसी व्यवस्था कीजिए। क्योंकि हम आपको पब्लिशर मानेंगे। पब्लिशर क्या होता है? पब्लिशर होता है, मान लीजिए कोई नक्सली है, नक्सली ने कोई किताब लिखी और किताब लेके अगर वो पन्नों को लेके बांट रहा है, अपने सोच को बांट रहा है, तो वो नक्सलिज्म फैला रहा है। तो उस नक्सलिज्म से ज्यादा बड़ा अपराधी कौन होता है? जो उसके पोस्ट को, बुक्स को छापने के लिए कोई पब्लिशर के रूप में काम करता है। तो सरकार जब 2019 तक इस कानून को इंटरप्रिटेट कर रही थी, तो इस कानून के अंदर में उन कंपनियों को एक एज ए पब्लिशर के तौर पे देख रही थी। और सरकार बोल रही थी कि हम आपको पब्लिशर तब नहीं मानेंगे जब आप हमारे यहाँ पूरा डाटा लेके आ जाएंगे, आप हमारे यहाँ सारा सिस्टम्स रखेंगे, आप अपने यहाँ जितने भी MDWA के जितने भी नॉर्म्स है उसको फुलफिल करेंगे, सारे स्टोरेज हमारे पास होंगे, तो हम बोलेंगे कि आप इंटरमीडिएटर की भूमिका में है और आपने एल्गोरिथम लगा रखा है, आप जो है सरकार की मदद कर रहे हैं और किसी भी तरीके से इसका उपयोग जो है आप अनलॉफुल पर्पस से नहीं होने देंगे। तो चीजें जो है सर बहुत विस्तृत है, इस पे कंटिन्यूअसली चर्चा की जरूरत है। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, मैं 1 मिनट सभी साथियों को आवाज आ रही है, रविंदर जी प्लीज आप म्यूट कर लेते 1 सेकंड। मैं इस एक्ट के जो पेज है इसको खोलते हुए जो बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने आ रही है, बस ये लास्ट 5 मिनट है, मैं इसमें अपनी बात को रख दूंगा। तो इस बात में जब हम देखते हैं तो जो ये परिभाषाएं बताई गई हैं,
इन परिभाषाओं के अंदर में देखिए ऐसा तो मैं जनरल में आपको बता दूं कि इसमें जो दो सबसे बड़ी परिभाषा है जो हमारे सभी साथियों को मालूम होनी चाहिए, वो एक तो ये मालूम होनी चाहिए कि डाटा प्रिंसिपल कौन है। डाटा प्रिंसिपल वो है कि जो डाटा जिसके संबंध में हो, अगर वो संबंध आपके बच्चों ने उस डाटा का यूज कर रहे हैं जो अवयस्क है, एडल्ट नहीं है, तो वह उसके लिए उसके पेरेंट्स या गार्जियन जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो एज ए प्रिंसिपल के रूप में, डाटा प्रिंसिपल के रूप में माने जाएंगे। डाटा फिड्यूसरी कौन है? जो कंपनियां जिनको हम विश्वास करके अपने डाटा को साझा कर रहे हैं, वो एक तरीके से डाटा फिड्यूसरी कोई भी हो सकता है। अगर बैंक में हमने अपना कोई डाटा दिया है और वो डाटा है, तो वो डाटा फिड्यूसरी हमारे लिए बैंक है। अगर हमने किसी मोबाइल कंपनी को दिया है तो वो मोबाइल कंपनी है। अगर हमने फेसबुक में कोई डाटा साझा की है तो फेसबुक है, व्हाट्सएप में की है तो व्हाट्सएप है। जो भी किसी सर्वर के माध्यम से किसी भी तरीके से हमारे डाटा को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, रन कर रहा है, जहां पे वो स्टोरेज हो रही है, वो डाटा फिड्यूसरी के कंडीशंस पर आएंगी। इसके अलावा जो इस एक्ट में जो समझने की बात थी, बोर्ड, चलिए ठीक है, पर्सन्स पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें देखिए पर्सन की परिभाषा वही है जो आज तक पहले होती थी। हम लोग जनरली पर्सन को जो है दो तीन तरीकों से ही जानते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन, एक जो है आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो नेचुरल पर्सन क्या होता है? जो हम लाइव पर्सन है, जो हमने पैदा हुए संसार में, जो हम लाइव पर्सन ह्यूमंस है, ह्यूमंस को माना जाता है, जो कि इस परिभाषा में एन इंडिविजुअल के तौर पर है। दूसरा जो है जो बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन, जिसको हम एक तरीके से सरल भाषा में समझिए, जिसको हम कोर्ट में पक्षकार बना सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है। जैसे कि कोई हिंदू अविभाजित परिवार है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन, संगठन, कोई भी ग्रुप्स है ना? किसी भी तरीके का कोई भी नियम के अनुसार, कल को मान लीजिए कि किसी रोबोट को नागरिकता मिल जाए, तो उस रोबोट को संचालित करने या अगर उसको पक्षकार बनाने की हैसियत मिलती है किसी लॉ के अंदर में, तो वो भी पर्सन होगा, जो सब सेक्शन 12 के जी में स्पष्ट होता है। अब इसके 12 के ऐप में क्या होता है? स्टेट भी है, और स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषा बताई गई है, उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इनसे रिलेटेड इनके लोक प्राधिकरण हो, पब्लिक अथॉरिटीज हो, ऑफिस हो, निकाय हो, बॉडीज हो, वो भी पर्सन है। तो जब सारे लोग पर्सन, देवेंद्र जी, बस 2 मिनट बचा है सर, 2 मिनट में कर दूंगा, क्योंकि शैलेश सर जाने वाले हैं और उनका मैं इसमें ओपिनियन लूंगा। सर सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। शैलेश सर अगर 2-5 मिनट दे दे सर प्लीज, मैं चाहता हूं आप सुने। 5 मिनट में वो जाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके टाइम का ख्याल रखिए प्लीज। हाँ जी जी जी, मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। तो ये सारे लोग जब पर्सन है और इनसे रिलेटेड हर डाटा पर्सनल है, और जब पर्सनल डाटा हमको 81J में नहीं मिलेगा, मतलब आपको सरकार से संबंधित कोई डाटा है तो भी नहीं मिलेगा, आपको कोई कंपनी से रिलेटेड डाटा है तो भी नहीं मिलेगा, कोई फर्म से रिलेटेड डाटा है तो भी नहीं मिलेगा, आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा सिवाय आपको अपने रिलेटेड डाटा को छोड़कर। आप सिर्फ अपने डाटा ही मांग सकते हैं, अपने से रिलेटेड डाटा ही मांग सकते हैं, अनदर कोई डाटा इस उसके अनुसार नहीं मिलने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात जो है इसकी महत्वपूर्ण, वो है यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट है, इन्होंने साथ साथ में पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पर इंटरप्रेटेड किया है। पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने बताया है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल जायज बात है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जायज बात है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट ये भी जायज बात है। इसके अलावा इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और जो इंटेंशनल क्रिमिनल ऑफेंस है, और प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या सिर्फ इतनी ही चीजें पब्लिक इंटरेस्ट है, बाकी चीजें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है? क्या हम जो अगर किसी चीज को लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस चीज के मुद्दों को उठाते हुए हम लड़ रहे हैं, हम देश के विकास की, देश की सुरक्षा की, जो हमारे देश के लोग धन है उसको बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इन्होंने इसको बहुत ही शॉर्ट करके खत्म कर दिया, और इसकी जो सेक्शन 29 की 2 है, 29 की 2 ये बोलती है कि जितने भी कानून है, अगर इन कानून के बीच में कहीं पर भी कोई डिस्प्यूटमेंट होगा तो इस एक्ट के प्रोविजन को ही माना जाएगा। ये सेक्शन 29(2) कहती है, जो ओवरराइडिंग के वर्ड को कहे बगैर ओवरराइडिंग हमें करती है। इतनी ही बात, मैं एक जरूरी बात को ध्यान देना चाहता था, इसे बोलने के लिए बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, हाँ ओके। कुल मिलाकर के इससे स्पष्ट है कि ये आपका कानून जो है डीपीडीपी 2022 कानून जो आ रहा है, ये पूरी तरह से आरटीआई कानून को खत्म करने का एक साजिश है, और ये आरटीआई कानून को खत्म कर देगा।
इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और शैलेश सर के साथ मैं 100% हूँ, और हमारे साथ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। देवेंद्र जी ने कहा कि आपको आरटीआई में खुद का इंफॉर्मेशन मिलेगा। 81J जैसे अमेंडमेंट कह रहे हैं व्यक्तिगत सूचना नहीं देंगे। ये कहाँ लिखा है कि आपको मिलेगा? किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है सूचना नहीं देंगे। आपसे भी जुड़ा हो तो कानून के हिसाब से 81J के हिसाब से जो मॉडिफाइड है या जो अमेंडमेंट करने की बात है वो आपका भी नहीं मिल सकता है। आपका आंसर शीट भी अगर आप मांगेंगे तो नहीं मिल सकता है। अगर पीआईओ नहीं देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे नहीं। सर इसी कानून एक्ट में राइट टू उसको पर्सनल नहीं है डेटा आपका। का एक वो भी है और सर इसमें एक चीज और भी देखने लायक है। मैं सेक्शन 14 में भी ये कानून देखा नहीं था अभी, आज इन्होंने पहली बार दिखाया तो मैं भी देख रहा हूँ। हम आपसे सुनते ही आ रहे हैं, दूसरे काम में बिजी था तो नहीं देख पाया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं इनका सेक्शन 14 देख रहा था, उसमें पर्सनल डाटा ब्रीच की जो वो थी डेफिनेशन दी हुई थी। तो पर्सनल डाटा ब्रीचिंग व्हाट, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपने किसी की ले ली है, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, मीडिया वाले होते हैं, साइड से कहीं से जाकर के कोई कागज ले लेते हैं कार्यालय से और वो छाप देते हैं। मतलब आप ऐसी भी जानकारियां यदि आप ले रहे हैं तो वो क्राइम माना जाएगा इस डीपीडीपी 2022 के तहत। मतलब आप वो जानकारी 14 में भी देख रहा था, पर्सनल डेटा ब्रीच का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा देखिएगा, एक बार फिर पढ़िएगा। उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है तो बहुत खतरनाक है। मतलब कोई भी चीज जो आपने आरटीआई से हट के या लीगल तौर से हट के आपने हासिल कर लिया है, कोई भी कागज की फोटो कॉपी भी आपके पास आ गई है किसी कार्यालय की, तो वो उस पर्सनल डेटा ब्रीच के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें आपको मतलब आप तो उस एक्ट के तहत आ गए, मतलब आपके ऊपर तो कार्यवाही हो जाएगी, सरकार आपको जेल में बंद कर देगी। मतलब अब तो जो भी चीजें पब्लिश हो रही थी मीडिया में वो भी पब्लिश होना बंद हो जाएंगी। शैलेश सर। नमस्कार। अब मैं इजाजत चाहूंगा फिर बहुत कभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मगर सबको अपील करता हूँ, मेरे हिसाब से आरटीआई बहुत महत्व का है। उसको अगर बचा सके हम तो बचा ले, नहीं तो अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो आरटीआई मान लीजिए इसका नाम सत्य हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और अभी हम लोग थोड़े समय और 10-15 मिनट इसको जारी रखेंगे, तब तक हमारे बीच में वीरेंद्र जी हैं और वो जवाब देंगे प्रश्नों का, हमारे जो भी साथी हैं। तो शैलेश सर ने इसके बारे में बताया, देवेंद्र जी ने इसके विषय में बताया, वीरेंद्र जी ने भी काफी डिटेल में इसके बारे में बताया। लेकिन वीरेंद्र जी थोड़ा सेक्शन 14 के बारे में आप प्रकाश डालिए। ये सेक्शन 14 क्या कहता है, इससे हम मतलब ये क्या, इसका थोड़ा सा डिटेल में आप समझाने का कष्ट करें, और भी लोग समझेंगे हमारे साथ साथ। वीरेंद्र जी हैं क्या? हेलो, मैं हूँ। जैसे मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ हाँ, शेयर कर लीजिए ना, स्क्रीन शेयरिंग आप कर लीजिए, और अच्छा 14 के हाँ, बारे मैं में स्क्रीन शेयर कर क्या लेता हूँ। कहते ओके हैं, ओके। 14 सेक्शन तो क्या कहता है। ठीक है, मैं इसमें शेयर कर लेता हूँ, तो उससे उस समझने में आसानी रहेगी, सेक्शन सब देख भी सकेंगे। इसमें जो इस बिल में हम जाते हैं सेक्शन 14 पर, थोड़ा आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा। पर्सनल डेटा ब्रीच, व्हाट्स दैट, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, कैसे हाँ समझेंगे? ये, हाँ पर्सनल डेटा ब्रीच में मैं बताता हूँ। ब्रीच तब होता है जब बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, जैसे कि लाखों लोगों के पासवर्ड चोरी हो जाते हैं, या फिर सर्वर पर ही अटैक हो जाता है, या फिर जो उनका वेब सर्वर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर कोई बड़ा अटैक हो जाता है, तो इसको सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया। ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस है जो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एक्ट में सिक्योरिटी हाँ, डिफाइंड है। सिक्योरिटी बेस तो ही है, हाँ साथ में हाँ ये पर्सनल डेटा का जो है, डेटा चोरी है वो हाँ मतलब क्या है। तो हाँ जैसे हाँ हम वो मैं आजकल बताता हूँ। आजकल क्या करते हैं, मतलब सामान्य तौर पर मीडिया में तो बहुत ऐसे होता है कि आपको आरटीआई से जानकारी नहीं मिली, तो पता चला किसी कार्यालय के व्यक्ति ने आपको कुछ जानकारी दे दी, ये पन्ना ले लो, मतलब इस तरह से दो चार हाँ पन्ने आपको मिल गए, आपको प्रूफ के तौर पे मिल गया, और आप आकर के मीडिया में पब्लिश कर दिए, या आपने मतलब प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, या कहीं भी आपने दे दिया। पर जिस तरह से ये सेक्शन 14 में बोल रहा है, तो मुझे लगता है इसका वायलेशन होगा, और यदि वायलेशन होता है तो उस स्थिति में तो इसके प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो मतलब आप ऐसी कोई चीज पब्लिश भी नहीं कर पाएंगे, आप वहां से ले भी नहीं पाएंगे। सरकार चाहेगी या डिपार्टमेंट चाहेगा तो आपको वो बोल देगा कि आपने कहाँ से प्राप्त किया ये जानकारी, ये तो चोरी हो गई नहीं नहीं, सीधी। उस तरह का नहीं है। इसमें देखिए, पहले सेक्शन 7 समझना पड़ेगा कि कंसेंट क्या है। जो भी डाटा प्रिंसिपल है, मतलब जो भी नागरिक पोस्ट करता है, तो वहां पर वो अपनी कंसेंट देगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देगा
कि उस डेटा को कितना दे रहा है, कितने समय के लिए कंसेंट दे रहा है, कंसेंट वो वापस भी ले सकता है, उस डेटा को वो मतलब अपने चिल्ड्रन की भी कंसेंट वो देगा। तो ये सब कंसेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड एंड अनएम्बिगुअस, और कितने समय के लिए डेटा को रिटर्न करना है, ये भी सब कंसेंट में ये सब चीजें रहेंगी। तो कंसेंट के बारे में सेक्शन 7 दिया गया है। इसके बाद फिर जो सेक्शन 12 में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और सेक्शन 14 जो है इसमें ब्रिज के बारे में कहा गया है। तो इसमें जो इसमें डिम्ड कंसेंट भी है कि जैसे आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप उसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन 12 पर जाते हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, ये किस तरह का रहेगा और इसको डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड किस तरह से लागू करेगा। तो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा गया है अबाउट पर्सनल डेटा। The data principal shall have the right to obtain from the data fiduciary the confirmation whether the data fiduciary is processing or has processed personal data of the data principal। मतलब जो confirmation की वो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है या प्रोसेस कर चुके हैं। दूसरा, summary of the personal data of the data principal being processed or that has been processed by the data fiduciary and the processing activities undertaken by the data fiduciary with respect to the personal data of the data principal। कि जहाँ पर वो डेटा कई बार खुद प्रोसेस नहीं करते और दूसरी छोटी कंपनी से या सब्सिडियरी कंपनी से या डाटा सेंटर से वो प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो डाटा सेंटर के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर वो कर रहे हैं और अपने डेटा की समरी लेने का। ऑलरेडी ये प्रोविजन फेसबुक वगैरह पर है कि आपने जो भी पोस्ट किए हैं वो पूरे के पूरे पोस्ट आप जैसे डाउनलोड करना चाहते हो, ये है। और ये इसलिए है कि ये कानून बाकी सब देशों में है ऑलरेडी। यूरोप में जीडीपीआर है, अमेरिका में है, कई देशों में प्राइवेसी के कानून है, और इसलिए भारत के नागरिकों को भी उन्होंने डिनाई नहीं किया और उस पर अवेलेबल है। लेकिन बाकी वेबसाइट इसको माने ना माने, इसके लिए कोई कानून नहीं है। In one place, the identities of all the data fiduciaries with whom the personal data has been shared along with the categories of personal data so shared। तो जहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर वो शेयरिंग करता है तो वहाँ वो बताएगा कि आपका डेटा दूसरे को दे रहा है। जैसे व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक पर जब खरीद लिया और जब वो तय हुआ कि ये डेटा फेसबुक को भी करेंगे, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आया था और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अपने ऑर्डर मनवाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इस तरह का भारत में कोई कानून ही नहीं है कि वो प्रोसेस अमुक व्यक्ति से करे या अमुक व्यक्ति से शेयर ना करे, वो फ्री में कर रहा है या वो बेच रहा है, ये जानने का कोई तरीका ही पहले भारत सरकार के पास नहीं था। तो इसलिए ये आइडेंटिटी इनको डिस्क्लोज करना राइट टू इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो इस तरह का ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा गया है। रही बात ब्रीच के बारे में, ब्रीच नहीं, इसमें ब्रीच तो अलग चीज है। इसमें सेक्शन 14 में तो राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल है। अब इसमें दो तरह का मैकेनिज्म दिया गया है। जैसे आरटीआई में पीआईओ होते हैं, एपीआईओ होते हैं, डीम्ड पीआईओ भी माना गया है सभी सरकारी कर्मचारियों को, और जो एपेलेट अथॉरिटी नहीं, है वो और वो तो सूचना ठीक है, आयोग, ये सब लेकिन बनाया गया है। लेकिन जो इन्होंने शेयर किया था, क्या कहते हैं, हाँ, देवेंद्र जी ने, उसमें जो 14 तो वही नंबर। मेरे पास है, वही मेरे पास है, सेम है। ये भी वही है, ये मैंने हाँ पीपीटी जी, में कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है, ओके सेम ओके। चीज है। राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल है। तो इसमें ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी जो है, इसमें अभी तक राइट टू प्राइवेसी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई अथॉरिटी होती नहीं थी। मतलब सिर्फ सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता था। अब पहली बार इसमें ये बनाया गया है कि इसमें एक तो उनका इंटरनल मैकेनिज्म रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है, अभी भी है। फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, आप ब्लॉक कर सकते हैं। जो आपको फोन कॉल है उसमें आप ब्लॉक कर सकते हैं, एसएमएस ब्लॉक कर सकते हैं, फेसबुक में आप अनफ्रेंड वगैरह कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस है। लेकिन ये ऑप्शंस इसलिए है कि इंटरनेशनल लॉ में इस तरह की चीजें है, तो इसलिए वो भारत की पब्लिक को अवेलेबल हो जाती है। भारत के कानून में इस तरह का कोई स्पेशल प्रावधान अब तक नहीं था। तो एक उनको इंटरनल ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी करनी पड़ेगी। A data principal who is not satisfied with the response of a data fiduciary to a grievance or receives no response within 7 days or such shorter period as may be prescribed may register or a complaint with the board in such manner as may be prescribed। मतलब इसमें अधिकतम अवधि दे दी गई कि 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उनको ग्रीवेंस हैंडलिंग करना पड़ेगा, और यदि वो नहीं करते तो फिर कंप्लेंट जो है वो बोर्ड के साथ, मतलब डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ लॉन्च की जा सकती है। और ये जो इसके पहले ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी 1 में दिया है 14(1) में, डाटा प्रिंसिपल शैल हैव द राइट टू रेडीली अवेलेबल मींस ऑफ रजिस्टरिंग ए ग्रीवेंस विद ए डाटा फिडुशियरी। ये वॉलंटरीली जो कंपनी कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन लीगली किसी के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो इस तरह का कोई ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी बनाए। कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक में तो जाना माना मैकेनिज्म है कि कोई भी पोस्ट आप करो कंप्लेंट, 24 से 48 घंटे में वो डिलीट कर देते हैं यदि उनको ऑफेंसिव लगती है तो। और आप किसी भी पोस्ट पे कोई फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट भी आप डिलीट करवा सकते हैं तुरंत 24 से 48 घंटे में करके, वो आपको बता भी देते हैं। आपको अपना अकाउंट ब्लॉक हो गया है गलत तरीके से, वो भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि इसमें जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में क्या है कि किसी भी भारतीय नागरिक का या किसी भी नागरिक का पूरे वर्ल्ड में अकाउंट वो
90 दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं कि आपके पूरे का पूरा चैट रिकॉर्ड और जो भी चीज है, कोई भी चीज आपको एक्सेसिबल नहीं होगी। एंड दिस इज विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। अभी इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का कोई इसमें प्रावधान ही नहीं था। अब ये प्रावधान इस एक्ट में किया गया है कि किसी का भी अकाउंट वगैरह है, वो इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते। फेसबुक वाले भी ब्लॉक करते हैं, बट लिमिटेड के लिए करते हैं। जैसे 7 दिन होता है, 14 दिन होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई डिलीट कर रहा है, या किसी लड़की को बार बार आप बल्कि वो तो उसमें स्टॉकिंग में भी आ जाता है कि कोई डिलीट करते जा रही लड़की, बार बार आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट या मिस्ड कॉल करते जा रहे हैं। तो ये तो अब 347 354 सी आईपीसी में भी आ गया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये सब चीजें आ गई है जो पहले नहीं था। लेकिन अभी राइट ऑफ ग्रीवेंस रिट्रेसल से 2 मैकेनिज्म आ गए हैं। पहला एक उनका इंटरनल ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी, और दूसरा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर हाईकोर्ट के नीचे बनाने का इसमें प्रावधान है। फिर ये राइट टू नॉमिनेट भी इसमें दिया गया है, जो महत्वपूर्ण अधिकार है इसमें में आता है। ये सेक्शन 13 शायद रह गया था। 13 में राइट टू करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा है। इसमें ये दिया गया है कि जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है वो यदि ऑब्सोलेट है या उसको हम चेंज करना है, तो ये कुछ जगह पर कर सकते थे, कुछ जगह पर आपने जो पोस्ट कर दिया उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ट्वीट कर दिया तो कर दिया, अब उसमें वो करेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितने टाइम तक कर सकते हैं, ये सब अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग तरीका है अभी। अब इसमें ये एक लीगल राइट बना दिया। लीगल का मतलब है कि अब आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए बिना भी ये अधिकार मिल जाएंगे सभी नागरिकों को, या जो लोग पोस्ट करते हैं, लगभग जो 76 करोड़ डाटा प्रिंसिपल्स है। ए डाटा प्रिंसिपल shall have the right to correction and erasure of her personal data in accordance with the appliance laws and in such manner as may be prescribed. She includes he, जैसा इसमें मैंने बताया कि उल्टा ड्राफ्टिंग है, तो इसमें पूरा जो है ये वुमन सेंट्रिक लैंग्वेज इसमें है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के बाद पहली बार इस तरह का उल्टा ड्राफ्टिंग इसमें किया गया है जानबूझकर, जो इसमें दिया गया है इस एक्ट के जो स्टेटमेंट है उसमें। A data fiduciary shall upon receiving a request for such correction and erasure from a data principal correct a data principal's inaccurate or misleading personal data, complete a data principal's incomplete personal data, update a data principal's personal data, erase the personal data of a data principal that is no longer necessary for the purpose for which it was processed unless retention is necessary for a legal purpose. लीगल का मतलब जहाँ कोई जांच एजेंसी या कोर्ट यदि करता है तब तो वो डेटा को रिटेन रखा जाएगा। अदरवाइज इसको पिछला जो 2019 का बिल था इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन कहा गया था, मतलब विस्मृत करने का अधिकार। तो राइट टू फॉरगेट टू बी फॉरगॉटन ये वर्ड इसमें हटा दिया गया है, और उसके बदले केवल एक क्लॉज इसमें कर दिया गया है 13D कि जिसमें विस्मृति का अधिकार भी सबको दिया गया है कि इंटरनेट उसको भूल जाए। फिर जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद उसके डेटा का क्या होता है, इस बारे में कोई प्रावधान नहीं था। तो अब नॉमिनेशन का अधिकार है कि डाटा प्रिंसिपल शैल हैव द राइट टू नॉमिनेट। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे आपका वसीयतनामा होता है कि आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो उस तरह से आपके जो पासवर्ड है, आपका ईमेल अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपके बाकी जो चीजें हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप प्रोफाइल, ये इनका क्या होगा। तो इसमें नॉमिनेशन किया जा सकेगा। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी अदर इंडिविजुअल हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ or incapacity of the data principal exercise the rights of data principal in accordance with the provisions of this act. And for the purpose of this section, incapacity means inability to exercise the rights of the data principal under the provisions of this act due to unsoundness of mind or body. तो इसमें माइनर इनकैपेसिटी माना ही गया जो एज की वजह से है, और दूसरा जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और बॉडी है उसकी वजह से भी है, तो वो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को भी। तो ये राइट, ये चौथा अधिकार दिया गया है जो दिया गया। इसका जो डिजिटल नागरिक की जो परिभाषा है, तो इसमें लोग जो इररिस्पॉन्सिबली कई चीजें जो पोस्ट करते रहते हैं, तो इसमें कोई भी विधिक प्रावधान इसमें नहीं था। संविधान में सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज है, और वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम जानते हैं करोड़ों लोग तो मतदान भी नहीं करते। यूपी में तो ऐसा है कि 40% लोग मतदान करते हैं, 60% लोग मतदान नहीं करते। इसका मतलब 90% लोग आपके खिलाफ है, तो आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। जब 4 पार्टी थी तब यूपी में ये हाल था। अब यहाँ पर डाटा प्रिंसिपल में ये लीगल ये बना दिया गया है ड्यूटी, इसमें राइट भी है और ड्यूटी भी दी गई है। A data principal shall comply with the provisions of all applicable laws while exercising rights under the provisions of this act. A data principal shall not register a false or fraudulent grievance or complaint with the data fiduciary or the board. मतलब वो झूठी कंप्लेंट नहीं ये करेगा। A data principal shall under no circumstances, including while applying for any document, service, unique identifier, proof of identity or proof of address, furnish any false particulars or suppress any material information or impersonate another person. जैसे फेसबुक पर अभी फेक आईडी वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ये फिलहाल कोई ऑफेंस नहीं है।
इम्पर्सोनेशन ऑफेंस है 270 है, और भी कई प्रावधान है, आईपीसी में पूरा चैप्टर है, 66C है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें भी ये प्रावधान है। लेकिन वो क्राइम होता है तो ही होता है, सपोज आप कोई दूसरे पर्पस के लिए करते हैं तो वो अभी तक कोई ऑफेंस नहीं था। और जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 अभी लाया गया है, उसमें यदि आप कनेक्शन लेने के लिए कोई डेटा गलत देते हैं तो उसमें इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। उसी तरह से अब नागरिकों के लिए भी इसमें आया है कि आप कोई भी ईमेल आईडी या ये है तो आप किसी के भी नाम से नहीं, आपको खुद अपने नाम से अपनी रियल आइडेंटिटी, रियल फोटो, रियल सिग्नेचर या रियल जो पर्टिकुलर है उसके साथ ही आपको करना पड़ेगा। ये आप किसी को इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते। डाटा प्रिंसिपल शैल फर्निश, लेकिन इसमें उसके लिए कोई मतलब क्रिमिनल वो नहीं माना गया है, ये केवल ड्यूटीज में दिया गया है। तो इसमें डाटा प्रिंसिपल के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ, डाटा प्रिंसिपल के लिए है सेक्शन 16 में, और इसमें सबसे कम पेनल्टी है जो शेड्यूल में दिया गया है। A data principal shall furnish only such information as is verifiably authentic while exercising the right to correction or erasure under the provisions of this act. तो ये ड्यूटीज दी गई है। अब इसमें जो पेनल्टीज दी गई है वो इसके शेड्यूल में दिया गया सबसे आखिरी में, जिसमें 6 अलग अलग तरह के पेनल्टीज है। इसमें इम्प्रिजनमेंट वगैरह हटा दिया गया है। सर्च और सीजर के जो पावर्स थे अथॉरिटी को, जो 2019 वाले बिल में थे, वो भी इसमें नहीं है। और अब इसमें जो पेनल्टी दी गई है वो केवल फाइनेंशियल पेनल्टी है, और वो पेनल्टी का शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में जो दिया गया है उसमें ये 6 तरह की पेनल्टीज है, जिसमें इसी पे आता हूं मैं। इसमें सेक्शन 16 के लिए जो प्रिंसिपल को, डाटा प्रिंसिपल को जो पेनल्टी है वो 10,000 तक के है। मतलब नागरिकों को 10,000 से ज्यादा इसमें नहीं हो सकता है जुर्माना, पेनल्टी। और ये सेक्शन 16 के लिए जो है ये सबसे कम है कि मैक्सिमम 10,000 तक का हो सकता है यदि कोई गलत तरीके से इसमें करता है तो। इसमें कोई इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं है। दूसरा जो इसमें जो अलग अलग 6-5 ऑफेंस और दिए गए हैं, इसमें 250 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़ है, लेकिन इसमें अप टू लिखा गया, मतलब ये मैक्सिमम है। और इसको बढ़ाकर नोटिफिकेशन से 500 करोड़ भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। इसमें ये लिखा है कि जो भी प्रोविजन है, दिस शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो इसमें हमने जब 29(2) देखा तो उसमें 29(1) भी देखना पड़ेगा। मतलब है कि वो यदि आईपीसी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में यदि वो ऑफेंस है तो वो भी लागू होगा और ये भी लागू होगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन डिरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज कंसिस्टेंट विद सच लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब है कि उसमें इम्प्रिजनमेंट मान लो आईपीसी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में होती है, यदि वो साइबर क्राइम डिफाइंड है, जैसे कि 66 है, 67 है, तो अलग अलग एक्ट में जो भी जो उसमें होती है, आईटी एक्ट में पूरा ऑफेंस का चैप्टर है, वो सब के सब लागू रहेंगे और उसमें किसी भी चीज को समाप्त नहीं किया गया। मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है तो आईटी एक्ट के भी प्रावधान लागू होंगे, और ये जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है इसके भी प्रावधान लागू होंगे। और ये आईपीसी से हम यदि कंपेयर करें तो आईपीसी में जो पेनल्टी थी वो बहुत ही रिडिकुलसली लो है। सबसे कम पेनल्टी है आईपीसी 510 में, शराब पी के पब्लिक प्लेस पे दंगा मस्ती करना, इसमें 10 रुपया का पेनल्टी है। अब 10 रुपए आप समझ सकते हैं कि कितना रिडिकुलस है, लेकिन ये 1960 का कानून है, सॉरी 1860, और पिछले 150 साल से इसको रिवाइज नहीं किया गया। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और उस जेपीसी जो है पार्लियामेंट की, उसने रिकमेंड किया था कि इसको कम से कम 50 गुना कर दिया जाए। उस कमेटी को भी बहुत साल हो गए अब तो। ये तो बीएम गांधी की जो किताब मैंने 2003 में पढ़ी थी उसके प्रावधान में आपको बता रहा हूँ कि 50 गुना करने का रिकमेंडेशन हुआ है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी आईपीसी का जो पेनल्टी है उसको रियलिस्टिक बनाने के बजाय या उसका कोई डिटरेंट फोर्स, मतलब आप पेनल्टी देखेंगे तो आपको हंसी आएंगी, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, इस तरह का उसमें आईपीसी में फाइन है। मतलब साफ शब्दों में कहे तो पुलिस इतनी रिश्वत भी नहीं लेती, वो भी इससे ज्यादा मांगती है। तो ये इस तरह के जो प्रावधान है, इसलिए आईपीसी का जो डिटरेंट फोर्स है वो बहुत ही कम हो गया है और उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनपे इतने हो रहे हैं कि कोई आईपीसी का फाइन को 50 गुना या 100 गुना, बल्कि अब तो मैं बोलता हूँ 100 गुना कर देना चाहिए कम से कम, ताकि उसका कोई डिटरेंट इफेक्ट रहे। तो वो संशोधन जो आईपीसी में लाना चाहिए वो नहीं लाया जा रहा है। और फिर इसका जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है इसमें, तो इससे ये होगा कि क्रिमिनल ऑफेंस में इसमें कोई पावर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नहीं है। इनको जो पावर दिए गए हैं वो केवल सिविल पावर्स है, इसमें इम्प्रिजनमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो बाकी कानून है वो सभी लागू रहेंगे। मतलब आईपीसी, सीआरपीसी या फिर जो आईटी एक्ट है वो जितने भी है, या फिर कोई दूसरे भी फाइनेंशियल ऑफेंसेस यदि बनते हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, या फिर कोई टेररिज्म है, या दूसरे कोई फाइनेंशियल ऑफेंसेस बनते हैं, ये सब के सब कानून इस पे लागू रहेंगे। तो फाइनेंशियल पेनल्टी जो है वो सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है
कि ये अमाउंट किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट है इसमें अप टू शब्द है। अप टू का अर्थ ये है कि इसमें जो रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस जो आईपीसी के सेक्शन 23 में डिफाइंड है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसको फायदा कितना हुआ, दूसरे को नुकसान कितना हुआ। तो ये हर चीज में देना पड़ता है और इसके आधार पर वो तय किया जाता है। जैसे कि एक पैरामीटर इसमें भी है, सिविल लॉ में ऑलरेडी होता है कि जैसे रोड एक्सीडेंट या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की हम बात करते हैं, उसमें देखा जाता है कि व्हीकल का रिपेयर का बिल कितना है, कितने दिन तक वो उसका हॉस्पिटलाइजेशन का या मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल कितना है, कितने दिन तक वो अपनी रोजी रोटी पे नहीं जा सका और उसका डेली वेजेस या सैलरी क्या है। तो ये सब चीजें देख के वो अवार्ड होता है। ये नहीं कि कोई बोले मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ डैमेज, उस तरह से कोर्ट नहीं देता है। तो फाइनेंशियल पेनल्टी में कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखे जाएंगे वो इसमें दिया गया है। तो इसमें पहला तो ये कि फाइनेंशियल पेनल्टी शेड्यूल 1 के मुताबिक की जाएगी। दूसरा इसमें ये दिया है कि व्हाइल डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी to be imposed under subsection 1, the board shall have regard to the following matters: the nature, gravity and duration of the non compliance। मतलब किस तरह का है, कितना सीरियस है और कितने ड्यूरेशन तक है, कितने टाइम से वो चीजें हो रही है। क्योंकि पहली बार हो रहा है या रिपीट है वो भी देखा जाता है। बार बार बोलने के बाद भी कोई उस चीज को नहीं मान रहा या उस प्रोविजन को लागू नहीं कर रहा तो ड्यूरेशन भी देखा जाता है। तो ये सब देखा जाएगा। द टाइप एंड नेचर ऑफ द पर्सनल डेटा अफेक्टेड बाय द नॉन कॉम्प्लायंस, कि इसे एक्चुअली खतरा या नुकसान क्या हुआ है। कई बार ये होता है कि जैसे अभी बैंक से कई लोगों के लाखों पासवर्ड चोरी हो जाते हैं। ऐसा हुआ भी है पहले। सिटी बैंक के नाम से पूरी पूरी फर्जी वेबसाइट आ गई थी। उसमें वो लोग तुरंत अलर्ट कर देते हैं या सबके अकाउंट लॉक कर देते हैं कि आप लॉगिन करेंगे तो पहले फर्स्ट यू विल हैव टू चेंज योर पासवर्ड, उसके बाद ही आपको आपके अकाउंट का एक्सेस दिया जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी उनको फोर्सिबली भी करना पड़ता है। व्हाट्सएप, फेसबुक के भी बहुत सारे अभी जो पासवर्ड चुराए गए थे, तो फेसबुक ने भी उसमें ये किया कि कौन से कंट्री के है या कहाँ पर है, तो उनको वो डिस्क्लोज करना, ये भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में इसमें आ गया है इस बिल में। रिपीटेटिव नेचर ऑफ द नॉन कॉम्प्लायंस, फिर वेदर द पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉम्प्लायंस हैज रियलाइज्ड ए गेन और अवॉइडेड एनी लॉस, कि उसका कितना फायदा हो रहा है या कितने नुकसान को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। Whether the person took any action to mitigate the effects and consequences of the non-compliance and the timeliness and effectiveness of that action। कि सबसे पहले ये होता है कि जैसे कार्ड ये होता है या ये होता है, पैसे कोई विड्रॉ करता है तो इसमें कार्ड ब्लॉकिंग और इस तरह की ऑनलाइन मशीनरी है। तो सभी बैंक ने इस तरह की मशीनरी ऑलरेडी किया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में। फिर वो पैसा रिफंड भी कर देते हैं 2-3 महीने में। आरबीआई के भी इस बारे में रेगुलेशंस है। तो ये सब चीजें पहले से ही है। अब इसमें है कि क्या क्या उसने मिटिगेट मतलब नुकसान कम करना। तो जो नुकसान को कम करने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या उनके सिक्योरिटी मेजर्स है, क्या कोई एंटीवायरस उन्होंने लगाया, कोई दूसरे उन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह किया है, पब्लिक में अवेयरनेस या इसके लिए कोई उन्होंने नोटिस या ये सर्कुलेट किया कि जिससे लोग सावधान हो जाए, ये सब चीजों को भी देखा जाएगा। अदरवाइज इट कैन गिव राइज टू मेनी लॉ सूट्स। वेदर द फाइनेंशियल पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड इज प्रोपोर्शनेट एंड इफेक्टिव, मतलब वो डिसप्रोपोर्शनेट ना हो। जो भी पेनल्टी हो वो ये होना चाहिए कि सरकार का फायदा करने के लिए या ये ना हो इसमें। और दूसरी बात, कॉम्पेंसेशन का इसमें प्रोविजन नहीं है। पहले जो 2019 का बिल था इसमें कॉम्पेंसेशन का भी पूरा एक सेक्शन था। इसमें कॉम्पेंसेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, मतलब ये पूरा सरकारी खाते में जाएगा। इसमें जो अफेक्टेड व्यक्ति है या पब्लिक है, इनको इसमें 1 भी रुपया कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, सीआरपीसी में जो मिलता है वो ऑलरेडी प्रोविजन है 357 वगैरह में। So whether the financial penalty to be imposed is proportionate and effective having regard to achieving compliance and deterring non-compliance with the provisions of this act, and the likely impact of the imposition of the financial penalty on the person, कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पेनल्टी का। तो ये सब फैक्टर जो है वो ध्यान में रखे जाएंगे। इस तरह से इसमें दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इसके। और जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है, डेफिनेशंस में जो ऑलरेडी वैसे देवेंद्र अग्रवाल जी ने काफी अच्छा स्टडी किया हुआ है इसका, और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको हिंदी में समझा कर भी बताया। और इसमें जो कुछ चीजें हैं जो क्लियर होती है, और कुछ चीजें ऐसी है कि जिनके बारे में सबको कंसर्न होना भी चाहिए, खास करके आरटीआई कार्यकर्ताओं को। क्योंकि जैसे शैलेश गांधी साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लिखा है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी ही यदि लिख देते तो वो शायद और क्लियर हो जाता। अब रिलेटिंग टू थर्ड पार्टी शब्द ही उसमें नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2N का क्या होगा, फिर 11(1) का क्या होगा, फिर 19(2) और 19(4) का क्या होगा। कि ठीक है, चलो 8(1)J में तो अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन क्या इससे बाकी के जो प्रावधान है, हाँ ये बात ठीक है कि 8(1)D 8(1)E उसमें ये फिर भी ये चीजें लागू रहेंगी, लेकिन जो सेक्शन 7 उस पर विचार करेगा पीआरओ, तो ये सब बाकी प्रावधानों का क्या होगा, तो इस पर भी विचार करना होगा। बेसिकली ये देखा जाए तो 81J में अमेंडमेंट होने के बाद में कुछ बचेगा ही नहीं आरटीआई एक्ट में, क्योंकि सबसे मेन वो भी है कि इसमें 99% इंफॉर्मेशन डिनायल उसी में होता है। और थर्ड पार्टी और
पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पर होता है, और वही उन्होंने मुख्य रूप से पकड़ा है। बाकी तो सेक्शन 8 के बाकी जो हैं वो कोई औचित्य नहीं रखते। 81J को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, इसका मतलब उन्होंने 99% खत्म कर दिया। 1% में जो बचा हुआ है उसमें फिर हम घूमते रहे इधर से उधर, हमें तो ये लगता है। हाँ, और फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशन वाला पार्ट में बता देता हूँ जो सेक्शन 2 में इसमें दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है, एक तो एप्लीकेशन भी देना जरूरी है। डेफिनेशन में 14 सेक्शन जो था वो उसको थोड़ा सा बताइए। हाँ, डेफिनेशन में 14 नंबर हाँ, का सब सेक्शन, हाँ, यस, 214 जो है ये मैं बता देता हूँ। इसमें जो टोटल जो सब सेक्शंस है, इसमें 18 सब सेक्शन है। 18 सब सेक्शन में से हम सब सेक्शन 14 देखते हैं पहले। 14 बोला ना आपने, पर्सनल डाटा हाँ, ब्रीच। 14 तो पर्सनल डाटा ब्रीच मींस एनी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। प्रोसेसिंग में वो आ जाते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बैकअप लेते हैं, ये सब प्रोसेसिंग माना गया है डेटा का। क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या प्रोसेसिंग उसका डेटा का होता है, किस लेवल पे होता है। जनरली जो सब्सिडियरी कंपनी या जो बड़ी कंपनी अपनी छोटी कंपनी से, या बड़ी नेटवर्क कंपनी, कंपनी को छोटी छोड़ नेटवर्क दीजिए, कंपनी से कंपनी को प्रोसेसिंग सुनिए करती है। सुनिए और यहाँ पर एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, वीरेंद्र जी, हाँ, यहाँ पे हाँ, हम मैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल लीगली बता रहा हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ मैं। और क्योंकि टेक्निकल पूरी चीजें समझ भी नहीं पाएंगे सब लोग, वो मैं समझ रहा हूँ। और एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, acquisition, sharing, use, alteration, destruction of or loss of शेयरिंग, access to जैसे personal data. शेयरिंग हो गया, और आपका हाँ, एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर हो गया। ये दोनों चीज यस, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया के लिए, और हम जो ज्यादातर चीज यही करते हैं कि कोई भी सरकारी कई बार दस्तावेज जो होते हैं, आपको हाँ, पता है, हम शेयर कर लेते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हम आरटीआई से उसको प्राप्त करें। मीडिया के यस, पे अक्सर ये होता है कि कुछ चीजें बाहर आ गई, और बाहर आ गई तो उसको हमने शेयर कर लिया। अब वो इन्फॉर्मेशन जो व्यक्ति शेयर कर रहा है वो उसके लिए दोषी होगा। वो तो प्रूव नहीं हो पाएगा नहीं, ना कौन से व्यक्ति ने उसको दिया हुआ है। तो हमने वो जानकारी कहाँ नहीं, से नहीं, वो उठाई, इसमें यदि हम इसमें हमने हाँ, 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 देखिए वो हमने यदि बता वो रहा हूँ आपको, जानकारी उस विभाग से उठाई है। इसमें शेयरिंग को नहीं रोका गया। इसमें अनऑथराइज्ड वर्ड है, अनऑथराइज्ड शेयरिंग, मतलब एक ये शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में हर कंपनी को बताना पड़ेगा। कि जैसे व्हाट्सएप ने बता दिया कि हम अपना आपका डेटा फेसबुक को भी दे रहे हैं, या फिर जैसे कहीं पर भी आपको अकाउंट खोलना है किसी वेबसाइट पर, बोलते हैं कि हम आपके गूगल क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप अनऑथोराइज परमिशन दे रहे नहीं, हैं हम कॉन्शियसली। हम ये कहते हैं अनऑथोराइज और अनऑथोराइज का क्या मतलब। देखिए, हम जब आरटीआई लगा करके कोई जानकारी प्राप्त करते अनऑथराइज हैं मतलब बिना बिना वो कंसेंट, ऑथोराइज नहीं होती वो है, वो आरटीआई की ऑथोराइज बात नहीं कर रहा जानकारी हूँ। होती है। हाँ, नहीं, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ आरटीआई की। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि शेयरिंग जो है वो अनऑथराइज किस तरह से होता है, जहाँ कंसेंट नहीं है। आपका यदि कंसेंट है सेक्शन 7 में मैं इस बिल समझ के गया, जो, वो हम सब समझ गए, तो लेकिन ऑथराइज है। हमें हाँ, आरटीआई एक्ट से भी जोड़ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका आरटीआई एक्ट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने आरटीआई से जानकारी हासिल नहीं की, अब आप समझिएगा बात को, है ना। यहाँ पे ये तो नहीं कहा है कि ये सिर्फ मतलब इसमें काम आएगा। मतलब ये तो कोई विभागीय जानकारी भी यदि हम उसको इस तरह से अनऑथोराइड तरीके से ले लेते हैं, मतलब अनऑथोराइड यही ना हुआ कि आपने बाबू को बोला, बाबू ने आपको 2 पन्ने पकड़ा दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे घोटाला हुआ है, इस तरह से आपने मीडिया में जाके अपने फेसबुक में आपने शेयर कर ली, ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं, तो इसमें तो ये हाँ, अनऑथोराइड वे में हमने हासिल किया, आरटीआई तो हमने लगाया नहीं। और पब्लिश करने हाँ, वाले, शेयर करने वाले कौन है, हम हैं। तो वो तो इसमें एक्ट का उल्लंघन तो हो गया ना। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 2 एस्पेक्ट है। पहला कि पहली बात ये जो है ना, जो ऑफिस में ऑलरेडी जो हार्ड कॉपी डेटा होता है उसकी यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। यहाँ हम केवल डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं, मतलब जो लोग वेबसाइट पर अपना डेटा दे रहे हैं, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डाटा थेफ्ट ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये है कि कोई भी किसी के पासवर्ड को एक्सेस करके डेटा की चोरी करता है तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस अभी भी है, और पिछले 22 साल से है। ये आईटी एक्ट 2000 आया तब से वो डाटा थेफ्ट इज एन ऑफेंस, तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस में वैसे भी आता ही है। उसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो डाटा ब्रीच है, वो तो है, लेकिन यहाँ पर उसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस है। क्योंकि अब क्रिमिनल के अलावा इसमें पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान है कि जिसके कस्टडी में वो डेटा होता है या जो प्रोसेसिंग करता है वो भी किसी भी तरह से लीक करता है। तो पहले ये सब चीजें क्या है कि इंटरमीडियरी के जो रूल्स है उसमें 2021 के जो रूल है वो लागू थे, जो आईटी एक्ट के तहत ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं। वो जो रूल्स है टाइम टू टाइम अमेंड भी होते रहे हैं, और उसमें जो रूल्स है उसमें इंटरमीडियरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंटरमीडियरी जैसे फेसबुक वगैरह बोलते हैं कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, कोई कुछ पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाएंगी, जैसा देवेंद्र अग्रवाल जी ने बताया कि उसमें अब वो डाटा फिड्यूशियरी माना गया है, और फिड्यूशियरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर फिक्स की गई। साथ में कोई ब्रीच होता है तो ब्रीच दे विल हैव टू रिपोर्ट द इंसिडेंट।
उनको बताना पड़ेगा कि भाई अमुक ये हुआ है, अमुक देश से संबंधित डेटा है, या अमुक सीरीज के नंबर से लेके अमुक सीरीज के नंबर तक ये हुआ है, या इनके पासवर्ड ये हो गए, तो उनको वो ब्लॉक कर दे, या जो भी रिमीडियल मेजर ले, या उनको पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स करे, ताकि लोग अपने अपने अकाउंट को सिक्योर रख सके और इससे बच सके। तो ये जो पर्सनल डाटा ब्रीच है, उसके लिए ये इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। थैंक यू जी। बीरेन जी, बिल्कुल हम आप सबके कंसर्न से वाकिफ हैं, और बहुत बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो मैं इसमें पूरा कर लूं। आशीष नारायण जी होल्ड करिए, कि शुरू में जो बताया कि हमारे देश में, भारत जैसा देश है ना, अभी भी मैं इसको बहुत बैकवर्ड मानता हूं, भले ही ये बहुत अपने आप को एडवांस मानिए, मतलब जहां पे मोर देन 90% लोगों को मतलब बेसिक चीजों के लिए फाइट करना पड़ता है, चाहे वो बेसिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे बेसिक मतलब इस तरह से। इसको पहले तो यार स्क्रीन शेयरिंग अब स्टॉप कर देते हैं। मतलब ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक एक तरह से जानकारियां हैं, रोटी कपड़ा मकान है ना, इस तरह से बेसिक ह्यूमन राइट्स है। यदि इसके लिए हमें फाइट करना पड़ रहा है, तो उस देश के लिए हम क्या माने कि इस कानून का क्या औचित्य है। क्योंकि मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इन्होंने आरटीआई को जोड़ करके और जो ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात कर दी है होगा, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आरटीआई में पर्सनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बहुत सारी जानकारी अब हमें नहीं देंगे, और वो जानकारी नहीं देंगे जो हम जानकारी दिन प्रतिदिन चाहते हैं। मतलब आपको अब तो वो भी मनरेगा के पोर्टल में मजदूरों की जानकारी भी अब आपको पब्लिश नहीं मिलेगी। आप मास्टर रोल चाह रहे हैं तो मास्टर रोल क्यों आपको मिलेगा? क्योंकि मतलब मास्टर रोल तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई ना। इस एक्ट के 81J को जिस तरह से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई। तो जिस तरह से गांधी जी ने कहा कि पूरा आरटीआई कानून का जो मूवमेंट ही चला था कि भाई हम काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, कुत्ता काम कर रहा है, बिल्ली काम कर रहा है, घोड़ा गधा कौन काम कर रहा है, किसके नाम से मास्टर रोल जारी हो रहे हैं, और वो जानकारी हमें मिलनी चाहिए। अब ये वही जानकारी आप वेब पोर्टल पे भी मतलब साझा नहीं होगी, वो जानकारी आपको आरटीआई लगाने पर भी नहीं मिलेगी। तो वो कंसर्न जो है, उस कंसर्न का तो उत्तर हमें लगता है कि अभी तक हमें नहीं मिल पाया है ना। मतलब सरकार तो खैर वो सुन ही नहीं रही है, अभी तो वो सिर्फ आपसे सजेशंस मांग रही है, और हमें लगता है कि मेजोरिटी लोगों की यही कंसर्न है। हाँ बताइए आशीष नारायण जी, आप क्या कह रहे थे? आपका क्या कहना है? मैं एक तो चीज वीरेंद्र साहब से पूछना चाहता हूँ, ये डाटा बिल का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट का बारे में बोला, तो अगर मान लीजिए ये एक्ट लागू हो गया, तो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 22 तो कैंसिल हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। उस एक्ट के देखिए मैं उसमें और इसका डीपीटीटी के तहत इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, नहीं रहेगा इसका उसका। इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। ऐसा कई एक्ट में लिखा होता है, और सर्वसाधारण जो इंटरप्रिटेशन का रूल है वो ये होता है, जैसे कि आप देखेंगे एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 है ना। अब जैसे कोरोना पैंडेमिक आया 2020 में, उसको अमेंड किया गया, क्योंकि अचानक ये 100 साल बाद 120 साल बाद ऐसी सिचुएशन आई, तो उसको अमेंड किया गया। उसमें भी लिखा हुआ है कि दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, ठीक है। फिर आरटी एक्ट में भी लिखा है, और ऐसा कई एक्ट में होता है। अब यदि एक से ज्यादा एक्ट में इस तरह की चीजें लिखी हो, ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो फिर कौन से कानून को माना जाएगा या कौन से कानून को नहीं माना जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसका जो आंसर है कि इसका इंटरप्रिटेशन जो कोड इस तरह से करता है कि जो कानून बाद में आया है उसका हमेशा ही ओवरराइडिंग इफेक्ट माना जाता है। यह माना जाता है कि पुराना कानून है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को मालूम था। फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट 2005 में आया, उसके पहले आईटी एक्ट था, तो ये माना जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसको ये ओवरराइड कर रहा है। उसी तरह से जो 2022 का कानून कोई आ रहा है या 23 में सपोज ये बनेगा, तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा आरटीआई एक्ट पे। तो ये एक कॉमन इंटरप्रिटेशन का भी सिद्धांत है। हाँ, जो 2018 का जो बिल है, जो मैं बता रहा था कि 2018 के बिल में जो प्रोविजन था वो बिल्कुल इससे उल्टा किया गया था। उसमें ये था कि जो आरटीआई एक्ट के जो प्रावधान है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये वो वाला नहीं है यहाँ। मेरा कहने का मतलब है, नहीं वो सर, अचानक बदल दिया गया है। वो हाँ, जो 2018 के बिल में ये था, वो हम और समझ अब गया, उसको हटाकर सर। हाँ ये हमारा जो क्वेश्चन है, कि अगर मान लिया जाए, मैं फॉर एग्जांपल हम पूछना चाहता हूँ, जो अगर मान लिया जाए अगला साल ये एक्ट हो गया, डाटा प्रोटेक्शन बिल एक्ट में आ गया, तो आरटीआई एक्ट 2005 का एकदम सत्यानाश हो गया, राम राम सत्याहाय हो गया, तो आरटीआई करने का और दरकार नहीं होगा हम लोग का। अब देखिए ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो किस एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे कि अब इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मानी गई है,
कि फॉर एग्जांपल आपका अपने वकील के साथ जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन माना गया है। अब ये 1872 का कानून है, तो जहां पर ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है तो वहां पर फिर जो इनकंसिस्टेंसी है वो है या नहीं है वो देखा गया है। और जहां तक ओवर राइडिंग इफेक्ट आरटीआई एक्ट का है तो उसमें यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह देखें तो उसमें हमने देखा है कि अभी तक जुडिशियरी को लागू करने से इसमें मतलब हेसिटेशन रहा है। और हमेशा ये कहा गया है कि वो भी सूचना देने के लिए ही है और ये भी सूचना देने के लिए ही है। तो जो कोर्ट के रूल्स है उसके तहत आप अप्लाई करिए 227 में या जो भी रूल्स है उसके तहत। ना और हमारा कहने का मतलब है, हमारा कहने का आरटीआई एक्ट मतलब में है आप नहीं मांग सकते। हाँ, तो अगर आरटीआई एक्ट में हम नहीं मांग सकते तो आरटीआई हमको ये मानना होगा जो आरटीआई एक्ट 2005 का रिपील हो गया, इसका नहीं रिपील वो हो रिपील गया। नहीं हुआ। नहीं रिपील तो कुछ भी नहीं हुआ, रिपील उसका कुछ भी नहीं हुआ एक्सेप्ट जो 81J, क्योंकि देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम समझ गया, मैं 29 आपको एक जो चीज पढ़िए, बता रहा हूँ, 29 मान एक में लीजिए सर 29 एक सुनिए में सुनिए। देखिए ये किसी हाँ भी एक्ट देखा को है रिपील देखा है, नहीं करता। इवन आरटीआई एक्ट जो है उसने भी ऑफिशियल सीक्रेट्स वो एक्ट तो को रिपील कहने नहीं का है किया। सर, सुनिए मेरा बात हाँ। सुनिए, वो तो कहने हम्म, का है, मेरा बात सुनिए थोड़ा, मैं क्या कहना हम्म, चाहता हूँ। मान लीजिए मैं कोई इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट मांगा आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6(1) से, ठीक है ना, तो हम्म, पीआईओ बोल दिया ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, तो कहानी खत्म वहां पे, क्या के लिए तो कुछ करने का है नहीं। अब जब हम गया है सेक्शन 22, मान लीजिए हम उसको बताया सेक्शन 22 का बारे में, वो बोलेगा भाई सेक्शन 22 का डाटा प्रोटेक्शन में सेक्शन 22(2) में तो लिखा है उसको ओवर राइडिंग इफेक्ट है, वो 2022 में 23 में एक्ट हुआ है, और ये 2005 का एक्ट है, तो ये पुराना है ये नया है, वो नहीं होगा तुम्हारे खाली। एक्चुअली अभी हालत इतना थर्ड क्लास है आरटीआई एक्ट में, सीआईसी में जाने से तो पता चलता है कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा सा मीटिंग चल रही नहीं ना ये जो एक्ट है सर। ये केवल डिजिटल हेलो, डेटा पे लागू होगा, सिर्फ डिजिटल डेटा पे लागू होगा, बाकी किसी भी चीज पर लागू नहीं होता है। हाँ तो इसमें लागू नहीं केवल होगा, डिजिटल, हाँ, केवल हाँ डिजिटल डेटा पर के लिए ही ये कानून है। तो यदि डेटा डिजिटल नहीं है और हार्ड कॉपी फॉर्म में है तो वहां पर ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये किसी भी तरह से आरटीआई को अफेक्ट नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, तो अब कहाँ सुनिए पर्सनल, यहाँ हाँ कहाँ लिखा पर्सनल है, है या नहीं यहाँ है कहाँ यहाँ लिखा पर है ये वाला, कहाँ नहीं लिखा नहीं है, कौन सुनिए सेक्शन में लिखा वीरेंद्र है? जी, अरे वीरेंद्र ये मैं बता रुकिए रहा हूँ, ये देखिए रुकिए 29 रुकिए एक में लिखा है, आज 29 एक में सुनिए लिखा है, हाँ ये दिखाइए, थोड़ा किसी भी कानून दिखाइए, को रिपील हाँ नहीं कर रहा है। 29 एक में देखेंगे। देखिए, द प्रोविजंस दिस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन डिरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। आप ऐसा अर्थघटन नहीं कर सकते कि इससे दूसरे किसी कानून का अच्छा कोई भी हिस्सा बेकार हो जाए, ठीक है अच्छा, ना। सेक्शन 2 केवल पढ़िए, उसका सब सेक्शन 2 पढ़िए क्या लिखा है। हाँ वो यदि कॉन्फ्लिक्ट हो तो, कॉन्फ्लिक्ट हाँ हो तो कॉन्फ्लिक्ट फिर तो इसका हो ओवर रहा है, नहीं, हम तो वही बता रहे ये तो नहीं भी, इस ये नहीं भी लिखा होता तो भी कोर्ट ये यही फिर इंटरप्रेट ये करेंगे, बात ये क्योंकि बात क्योंकि जो पहले कानून बाद में बनता है उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट हमेशा लीक, ही होता है। हाँ हमें से हो रहा, तो मेरा तो आरटीआई गया, तब आरटीआई एक्ट तो गया, उसका तो 12 आरटी बैच गया है भाई सेक्शन साहब सब ये सेक्शन 2 बताइए, में। अरे ये बताइए कि आरटीआई एक्ट में ही आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली उपलब्ध हो रही हैं, हमें वेब पोर्टल पर मिलती हैं, तो वो जानकारियां हमें नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि नहीं मिलेगा, हाँ वही बात है। डिजिटली ही आप बात करिए ना, तो जो डिजिटल शेयरिंग हो रही है वो नहीं होगी। मनरेगा से पूरे के पूरे मास्टर रोल नहीं हट नहीं वो बात नहीं है, जाएंगे, आप देख वो बात सकते नहीं हैं। है। वो नहीं नहीं वो ये आप उल्टा बता रहे हैं। मैं इसमें ये इसमें आप समझिए कि ये ऑलरेडी वो डेटा शेयर करते हुए तो कंसेंट दे रहा है, तभी वो अपनी डेटा दे रहा है। तो इसमें आपको सेक्शन 11 की जो प्रक्रिया है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा और इंस्टेंटली आपको नहीं इंस्टेंटली नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल सुनिए, जाएगी। मैं वीरेंद्र जी एक सेक्शन 41 में ही, आरटीआई को ऑनलाइन करने का प्रयास है एक ये। इसमें एक आरटीआई आपको ऑनलाइन तुरंत मिल जाएगी बिना सेक्शन 11 की नहीं नहीं प्रक्रिया नहीं के। सुनिए, वो तो ठीक है, क्या मिल जाएगी, वो तो अच्छी बात है, ये ऐसा राम राज्य आ जाए तो मुझे खुशी होगी। हालांकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जिस तरह से अमेंडमेंट हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कंसेंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने मनरेगा का पोर्टल एक सिंपल सी बेसिक चीज से चालू करते हैं। हम मनरेगा के पोर्टल पर जा करके इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, वहां पर मास्टर रोल और ये पर्सनल जानकारी रहती है। यदि कोई लेबर ये कह दे कि मैं अपनी जानकारी मनरेगा में मैं अपना नाम नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसने आपत्ति कर दी है कि डिजिटली डीपी 2022 के तहत ये बैन है और मेरा भी इसमें प्राइवेसी हैम्पर हो रहा है और ये मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डेटा है इसमें वेब पोर्टल पर साझा किया जाए, तो सरकार को तो हटाना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उसमें ऐसा है सरकार जो भी बेनिफिट देना है, सरकार यदि कोई ऐसा इस तरह का कोई नोटिफिकेशन लाती है कि आप ऑनलाइन वो देंगे, जैसे अभी इनकम टैक्स का उन्होंने कर दिया है कि इनकम टैक्स यदि ऑनलाइन आप कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर आपका है तो ऑनलाइन ही सफिशिएंट कॉम्प्लायंस, और आपको इवन सीपीसी बैंगलोर को भी वो भेजने की जरूरत नहीं है और वो इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिड मान लिया जाता है। तो उसी तरह से जब कोई करेगा तो पहले केवल उसको एक नोटिस आएगा। ये नोटिस सभी जो संविधान की अनुसूची के 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाओं में रहेगा, केवल इंग्लिश में सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो भारतीय भाषाओं में नोटिस रहेगा कि आप जो भी दे रहे हो वो शेयर हो रहा है, वो पहले उसकी एडवांस कंसेंट ले ली जाएगी और लेने के बाद ये नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं रहेगा, वेबसाइट पर वो डेटा अवेलेबल रहेगा और वो पब्लिक भी रहेगा, यानी कि केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा।
लेकिन उसको बता दिया जाएगा पहले कि भाई ये हम डेटा को पब्लिक करने जा रहे हैं और सबको एक्सेसिबल रहेगा, ये पहले से उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और तभी वो वेबसाइट पर शेयर कर पाएगा। तो ये इस तरह का प्रावधान इसमें है, इसलिए आप अच्छा। जैसा इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो वैसा इसमें नहीं है। इसलिए ऑनलाइन करने का प्रयास है कि इसमें सेक्शन 11 की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नहीं ठीक है सर, तो जो सेक्शन 401B आरटीआई एक्ट सेक्शन 401B में जो बताया है सुओ मोटो डिस्क्लोजर, तो सुओ मोटो डिस्क्लोजर अगर जब हो जाएगा, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट सुओ मोटो डिस्क्लोजर कर रहा, उसमें से अगर कोई डाटा लेके हम फ्यूचर में कोई काम करें तो अभी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए उसमें जो डेटा यदि आप दे रहे हैं अभी, इवन कोर्ट में भी आप देखिए, कानून में कोई भी चीज आप कैसे लाए, इसमें कोर्ट नहीं जाता है। आप चोरी करके लाओ, चाहे आप रिश्वत देकर डेटा खरीदो, कोर्ट इसमें नहीं आता। कोर्ट बोलता है डेटा सही है कि नहीं, ये तो कानून से कोर्ट में पहले से ही है। आप देखिए जो राफेल वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि डेटा किस तरह से लाया गया इससे हमको कोई मतलब नहीं है, डेटा सही है कि गलत है ये आप देखिए। तो आप यदि कोर्ट कर रहे हैं, सही डेटा यदि है, जैसे इसमें भी आप देखिए पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में यदि डेटा आपका सही है तो आपको होस्ट करने के लिए या वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए आपको उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये किसी भी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, नहीं बनेगा। तो ट्रूथ इज अ डिफेंस, जो पहले डिफेमेशन एक्ट में डिफेमेशन में नहीं था, जो 499 देखिए, 499 में कोई चीज सत्य है वो डिफेंस 499 पे 10 एक्सेप्शन आप देखिए आईपीसी। सुनिए वीरेंद्र जी, 81J पर ही आ जाइए, उसमें फिर क्यों हटा दिया है कि पीआई और ये मानता है मेरे ख्याल से काफी चीजें वो रिडंडेंट, कई चीजें रिडंडेंट भी हो गई थी दिया ना, क्योंकि इसमें कई चीजें रिडंडेंट भी हो गई थी इसमें, और इसमें जो थर्ड पार्टी वाला है वो वर्ड ऐड करना चाहिए, उस बात से मैं एग्री होता हूँ। लेकिन ये पूरी तरह से अब देखिए, जो यदि हम पार्लियामेंट की असेंबली की भी बात करें, जो दूसरा प्रोविजो है इसका, दूसरा परंतुक है 81J का, कि प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें भी हाईकोर्ट के अलग अलग निर्णय है, और 13 अलग अलग निर्णय है हाईकोर्ट के। कोई इसको 81 का परंतुक मानता है, कोई इसको 81J का परंतुक मानता है, और सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो ये भी एक तरह का रिडंडेंट प्रोविजन है या निष्क्रिय प्रावधान है कि जिसको कभी मतलब लागू हो ही नहीं पाया। क्या इसको इस प्रावधान के अंतर्गत आज तक किसी को सूचना मिली है? बताइए कि इस प्रावधान के तहत किसी को दी हो। इसमें हम दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ सर। जामिया मिलिया इस्लामिया वर्सेस शेख इकरामुद्दीन AIR 2012 दिल्ली 39, उसमें बोला गया है, ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है, no public authority can claim that any information held by it is personal. There is nothing personal about any information or thing held by public authority in relation to itself. ये आप देख लीजिएगा। हाँ, ये हाई कोर्ट का निर्णय आप बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप देखिए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे है, RK जैन है, उसके बाद CS श्याम वर्सेस कैनरा बैंक वाला केस है। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सब्सिक्वेंटली केस है। इसके बाद जस्टिस KS पुत्तास्वामी का 9 जज का जो जजमेंट है, उसका KS पुत्तास्वामी का 5 जज का जो जजमेंट है, ये सभी जो है जिसमें अलग अलग चीजें डिफाइन की गई है, राइट टू प्राइवेसी, ये सब जजमेंट तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के है। आप जो बता रहे हो वो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट। और कौन से ईयर का बता रहे हैं आप? कौन से साल का है ये? कौन से साल का है ये जजमेंट? क्या बताया आपने? 212। तो 212 के बाद ये पिछले 10 साल में ये जजमेंट आ चुके हैं जो मैंने आपको बताया। वीरेंद्र कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है। वीरेंद्र जी, अब ये सुनिए, अब ऐसा करते हैं, कार्यक्रम में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे तो चलता रहेगा, पर एक बात मुझे जो समझ में आती है इस एक्ट के साथ, सभी एक्ट के साथ, कि भले ही सरकार आपको विभिन्न प्रकार से लॉलीपॉप दिखा रही है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इस प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको डे टू डे अपना रोटी कपड़ा मकान बेसिक एमेनिटीज और ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये ऊपर कुछ बैठे हुए लोग हैं जिनको प्राइवेसी बहुत मतलब इम्पैक्ट करती है। तो मे भी बहुत स्टार होंगे, फिल्मी स्टार होंगे, या बड़े बिजनेसमैन होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनके जिंदगी में बहुत प्रिविलेज और प्राइवेसी चीजें होती हैं, वहीं पर बैठ करके ये अपना बना रहे हैं, पर जनता को इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। और हमारी लोगों की कंसर्न सिर्फ एक है कि जो करप्शन हमारे देश में है, जिस स्तर का है, जहां हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, हर तरह से। मध्य प्रदेश की बात करें तो व्यापम का घोटाला था, दफन हो गया, सब पता नहीं इतने सब कुछ क्या क्या नहीं हुआ उसमें, और सब दफन हो गया। जो सुनवाइयां चल रही हैं हाई कोर्ट में, तो वकील जिनके पास 40 50 केस है, वो ये कहते हैं कि सरकार इसको दबा करके बैठी है, कोई हियरिंग ही नहीं होने दे रही है हाई कोर्ट में।
ये स्थितियां हैं। अभी एक ई टेंडर घोटाला हुआ था, उसमें क्लीन चिट मिल गई। ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश के ई टेंडर घोटाला में वो जवाब ही प्रस्तुत नहीं कर पाई, वो तथ्य ही प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे ये सिद्ध हो पाए कि ई टेंडर घोटाला हुआ है। अब बताइए इस स्तर के भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें। और लोकल स्तर पर अब क्या कितना भ्रष्टाचार है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पे उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पता चला लोग पंचायत की जानकारी के लिए पता नहीं कितना पापड़ वेले हैं और आज 5 साल 10 साल से जानकारी उनको नहीं मिल रही है। तो जहां जिस देश में आरटीआई कानून की ये स्थिति है, जहां पर हमें छोटी से छोटी जानकारी के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतने हाई फाई कानून का कोई औचित्य नहीं है। 95% लोगों के लिए कोई भी इस कानून का औचित्य है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, आपने कहा कि लोग 100%। हम भी शेयर कर लेते हैं, बहुत सारे डेटा शेयर कर लेते हैं। भाई क्या जानकारी लोगे, ले लो जो जो जानकारी चाहिए, जो करना है वो क्या लेगा। तो इसलिए, और यहाँ तो ये है कि भाई जो जो करप्शन है, जो रोड बन रही है, जो पुल बन रही है, वो पानी में बह जाती है, हवा चलती है तो पुल उड़ जाती है ना। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारा लोगों का कंसर्न ये है कि भाई ये जो करप्शन है, करप्शन की जानकारी नहीं पब्लिक होती है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के है कि यदि एक और हैमरिंग आपको करना है आरटीआई एक्ट में 81J को, और आपको मतलब जिस तरह से आप संशोधित कर रहे हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर, तो इससे हार्म है, इससे नुकसान है। और ये सबका कंसर्न सिर्फ एक है, इनकी डीपी से कोई मतलब विशेष नहीं है, क्योंकि बताया ना कि मेजोरिटी आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि है क्या, और समझ में भी नहीं आएगा तो पता नहीं कितने। लेकिन जो चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं वो आरटीआई एक्ट है, जानने का कानून है, सूचना का कानून है, जानकारी हमें चाहिए। एक बात जनता जानती है, चाहती है कि भाई जानकारी हमें चाहिए, सरकार के अंदर क्या हो रहा है, उस पब्लिक मनी से कहाँ क्या काम हो रहा है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे जैसा भी है, यदि वो पब्लिक मनी से हो रहा है तो वो जानकारी हमें मिलनी चाहिए, पोर्टल पर होनी चाहिए, हम सब कुछ देख लें कि हमारे टैक्स के पैसे से कहाँ क्या हो रहा है। और वो आज स्थिति ये है कि मोर देन 90% जानकारी आज भी हमें उपलब्ध नहीं है। और इस एक्ट के बहाने, एक और एक्ट के बहाने, ये जो इतनी बड़ी हैमरिंग हो रही है, ये हथौड़ा, ये जो घन चलाया जा रहा है जानने के अधिकार पर, ये बहुत बड़े चिंता का विषय है, हमें लगता है ये है। और इस मेन पॉइंट पर हाँ उंगली उठा रहे हैं देवेंद्र जी, आप अपनी अंतिम बात रख करके फिर कार्यक्रम को खत्म करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। हाँ जी। डीपीडीपी बिल के जरिए से पूरे के पूरे आरटीआई एक्ट को खत्म कर दिया जा रहा है, ये एकदम निश्चिंत और एकदम क्लियर कट बात है। और इसमें कोई भी आप इस बात को कोई भी अगर साथी ये समझ के चल रहा है कि आरटीआई एक्ट में कुछ बचने वाला है, तो उसको आप बिल्कुल जीरो समझ लीजिए। कुछ इस एक्ट में नहीं बचने वाला है। आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आता। सिर्फ सरकार, जैसे कि मैंने बोला कि सरकार सिर्फ आपके डेटा को देना चाहती है, बाकी किसी डेटा को नहीं देना चाहती है। और वो किस कानून के तहत देगी? डीपीडीसी बिल के अंदर में आपको एप्लीकेशन करने का राइट्स दिया हुआ है सेक्शन 3 में। सेक्शन चैप्टर 2 जो है आपको राइट्स देता है अपने डेटा को लेने का, अपने डेटा को सुधारने का, अपने डेटा को अमेंड करवाने का। ये राइट्स बस आपके पास रहेगा, वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं रहेगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को शून्य कर दिया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो 81J का क्लॉज है, 81J के अंदर में जो 81 के अंदर में जो परंतुक का क्लॉज था, उस परंतुक के क्लॉज में क्लियर कट बोला हुआ था कि जो सांसद और विधानसभा या राज्य मंडल को जो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है वो जनता को मिल सकता था। अब मतलब ये होगा कि विधायक सांसद तो हमारी जानकारी देख सकते हैं, हमारी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, अधिकारी तो हमारी जानकारी का उपयोग कर सकता है, वो हमारी जानकारी को रख सकता है, लेकिन आप नहीं देख सकते, आप नहीं रख सकते। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो बहुत बड़ा जो ब्रेन मैपिंग हो रही है, जो क्लियरिटीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो यही चाहती है कि जो भी चीज है वो एक शासक, एक हिटलर शाही, तानाशाही के रूप में चलती रहे। और वो किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं चाहती अपने सिस्टम के अंदर में कि कोई उसके अंदर में सवाल करके पूछ सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके करने के पीछे का रीजन क्या है, आप हमें बताएं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ये हत्या है और सिर्फ इसे हत्या के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ये आरटीआई एक्ट की हत्या नहीं है, ये हमारे संविधान की हत्या है। ये हमारे जो भी लोग आज इस एक्ट के फेवर में हैं, वो खुद कल को ये इस चीज को पछताने वाले हैं। सब बैठ करके रोएंगे जब उनकी वो हत्या भविष्य में देख होगी। रहे हैं स्पष्ट तौर पर। हाँ, कल अगला आपको हफ्ता जेल में डाल दिया क्वेश्चन जाएगा तो आपके रखिए परिजनों शिवानंद को ये जी। नहीं पता चल सकेगा कि आपको जेल में क्यों डाला गया है। आपको कोई गोली मार देगा तो कल को ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको गोली क्यों मारा गया। आप कुछ नहीं पूछ सकते कि ये बिरला, अंबानी, अडानी
क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से पैसे लुटा रहे हैं, किस तरीके 2019 से के ये पहले धब्बा मारे। आरटीआई एक्ट में 2019 के पहले अमेंडमेंट नहीं हो पाए, डीपीडीपी वगैरह भी नहीं आ पाया पहले भी। उसका कारण ये सर बड़ा ये था, सारी चीजें एक बड़ा फालतू है, ये सारी एक ही लाइन की बात है, ये एक तानाशाही की बात है, ये शासन को अपने तरीके से चलाने की बात है। हाँ बिल्कुल। तो बात ये थी एकदम कि जब एकदम यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब बहुत सारी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो वहां पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते थे, छोटे छोटे पार्टी रहती थी, वो उसका विरोध करती थी, क्योंकि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से जब बातें उनके पास पहुंचती थी तो वो उसका विरोध करते थे। और एक जब कंबाइंड गवर्नमेंट रहती है बहुत सारी पार्टियों की, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, तो वहां पे आप बेहतर लोकतंत्र देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मौका होता है। और यहाँ पर ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निरंतर ये हो रहा है कि जब से इनको 2/3 से ज्यादा बहुमत और इस तरह से अकूत बहुमत एक तरह से मिल गया है, तो ये अपने पावर का बहुत ही अच्छा भी उपयोग कर रहे हैं और बहुत गलत ढंग से भी उपयोग कर रहे हैं। और जो इन्होंने आरटीआई एक्ट के साथ इन्होंने किया है, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, किया है, और जो करने वाले हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और कल जब यही पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी और इनके ही लोग बाहर रहेंगे, और होगा, क्योंकि यदि कांग्रेस की पार्टी स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर एक निश्चित समय तक एक छत्र राज्य कर सकती है और उसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह जनता निकाल करके फेंक सकती है, तो कल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगा। और इनको ये पता होना चाहिए, और इनकी भी वही दुर्गति, वही दुर्दशा होगी आज जो दूसरी पार्टियों की हो रही है, जो अपने आप को कभी यहाँ के राजा महाराजा टाइप का समझते थे। तो इसलिए हमारा यही मानना है, यही मांग है कि कोई भी पार्टी अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करे, और अपनी ताकत जो भी उसके पास है, जो उसकी पावर है, जो उसकी मेजोरिटी है, उसके मर्यादा में रह के ही काम करे, और कुछ ऐसे कानूनों को खत्म ना करे, ऐसे कानूनों में अमेंडमेंट ना करे जो जनता के हित में है, जो व्यापक जनता के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ इसको अब कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे, और आगे इस पूरे मीटिंग हम एक और इसमें रखेंगे, और भी लोगों से हम चर्चा करते हैं। और ये जब तक इनका एक्ट लागू नहीं होता है 2000 मतलब 19 मतलब जब तक इन्होंने टाइम दिया 19 दिसंबर तक क्या कुछ है, तब तक हम इसको 1-2 और इस तरह से प्रोग्राम रखेंगे, और भी लोगों को इस प्लेटफॉर्म में हम बुलाने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को हम फिर मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ में, और संभवतः इसी से जुड़ा हुआ।